विनाशकारी जादूगर सी 351 अध्याय 351 351 अध्याय 351 कोई भी पेशा परिपूर्ण नहीं होता, केवल परिपूर्ण पेशेवर होते हैं। लिन मोयू को एक के बाद एक कई लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। जादूगर के पेशे से वह एक शूरवीर बना और फिर एक हत्यारा। मेंग एंड वेन की व्यवस्था के तहत लिन मोयू ने सभी प्रकार के पेशेवर मुक्केबाजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने 40वें स्तर से नीचे के उनके सभी कौशलों में महारत हासिल कर ली थी। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, लिन मोयू की प्रगति तेज होती गई और प्रत्येक पेशे के बारे में उनकी समझ गहरी होती गई। हर पेशे की अपनी विशेषताएं, अलग अलग युद्ध शैलियां और अनूठी ताकतें और कमजोरियां होती हैं। कोई भी पेशा परिपूर्ण नहीं होता, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हर पेशे में कुछ न कुछ खामियां होती हैं। यहां तक कि उसका अपना नेक्रोमेंसर पेशा, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतीत होता था, 40वें स्तर पर ही 70वें स्तर के प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दे सकता था। उसमें भी कुछ कमियां थीं। एक पेशा अपूर्ण हो सकता है, लेकिन पेशेवर को पूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए। भले ही पूर्णता प्राप्त करना असंभव हो, फिर भी व्यक्ति को यथासंभव पूर्णता के करीब पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। यह एक ईश्वरीय स्तर का विशेषज्ञ बनने की नींव है, यही वह आधार है। यान कुआंगशेंग और बाय युवान ने युद्ध कला के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों को समझा। दूसरी ओर मेंग एंड वेन ने किताबें पढ़कर और पेशेवर खिलाड़ियों के कई मुकाबले देखकर उनके बारे में सीखा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को दूर किया और एक मजबूत नींव रखी। हालांकि लिन मोयू के वर्तमान दृष्टिकोण की तुलना में उनके तरीके बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं थे। लिन मोयू ने विभिन्न व्यवसायों में काम किया और उनका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। हालांकि उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें जो लाभ प्राप्त हुए वे उन तीनों के लाभों से कहीं अधिक थे। लिन मोयू ने धीरे धीरे अपनी लय पा ली और उसकी सीखने की गति बढ़ गई। प्रत्येक मुकाबले के साथ उनके विरोधियों का प्रदर्शन बिगड़ता चला गया। लिन मोयू ने विभिन्न व्यवसायों की खूबियों को एकीकृत करते हुए विभिन्न युद्ध शैलियों को एक साथ मिला दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी खुद की अनूठी युद्ध शैली विकसित की। पारंपरिक सोच से मुक्त होकर वह अब अपने पेशे की सीमाओं से बंधे नहीं रहे। वह बड़ी आसानी से विभिन्न युद्ध तकनीकों का उपयोग कर सकता था। दिन बीतते गए और लिन मोयू की चुनौतियां बिना रुके जारी रहीं। बाद में उनके कौशल को सीखने और प्रत्येक पेशे की विशेषताओं को समझने के लिए लिन मोयू को खुद को रोकना भी पड़ा। उसे सभी 500 लोगों को हराने में पूरे 10 दिन लगे। मेंग एंड वेन और अन्य 2 लोग लिन मोयू के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। बाय युवान दिल खोलकर हंसी, बुरा नहीं, पुराने जमाने के यान पागल से तो बेहतर ही है। यान कुआंगशेंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम पहले से कहीं बेहतर हो। मेंग एंड वेन ने कहा, मुझे लगता है कि हम दूसरे दौर में पहुंच सकते हैं। बाय युवान हिचकिचाए, क्या अभी थोड़ा जल्दी नहीं है? मेंग एंड वेन ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी जल्दी नहीं है। आप सबने तीसरी बार नौकरी बदलने के बाद ऐसा किया, लेकिन मुझे लगता है कि आपने बहुत देर कर दी। खुद को समझना जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। 70वें स्तर के बाद बहुत सी चीजें पहले से ही तय हो जाती हैं और उन्हें बदलना मुश्किल हो जाता है। यान कुआंगशेंग ने एक पल सोचा, ये सच है। उस समय मेरी कई ऐसी आदतें थीं जिन्हें बदलना मुश्किल था। बाय युवान को भी यह बात समझ में आ गई और उसने भी इस बात से सहमति जताई कि यह तर्कसंगत है। मेंग एंड वेन ने आगे कहा, अब शियाओयू एक खाली कागज की तरह है, जिस पर रंग बिरंगा कुछ भी लिखा जा सकता है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने परीक्षण का दूसरा दौर शुरू करने का फैसला किया। अलग से निर्धारित स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे सभी 500 लोगों को सूचित कर दिया गया था। परीक्षण का दूसरा दौर शुरू हुआ और इसमें सभी को शामिल किया गया। सभी को ये बात अजीब लगी कि इस साल का डिवाइन समर टॉवर परीक्षण पिछले वर्षों से इतना अलग क्यों था। डिवाइन समर टॉवर का मुकदमा हर साल होता था और दोनों पक्षों ने बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर ली थी। लेकिन इस बार इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। न केवल उन्हें यह अजीब लगा, बल्कि बाहर इंतजार कर रहे प्रशिक्षकों और सैन्य नेताओं को भी यह विचित्र लगा। वे 10 दिनों से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और दिव्य ग्रीष्म टावर से कोई हलचल नहीं हुई थी। पिछले परीक्षणों में इसमें केवल 2 या 3 दिन लगे थे। इसके अलावा जो लोग असफल होंगे वे बीच में ही बाहर निकल जाएंगे।
इस बार नियमों में क्या बदलाव किए गए थे? अंततः किसी ने जवाबी संदेश भेजने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ ही समय बाद स्थानिक विकृतियों के साथ दिव्य ग्रीष्म टावर के बाहर दो शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुई। उनमें से एक ने सैन्य कवच पहन रखा था, जो स्पष्ट रूप से सेना का था, और वह किसी देवता स्तर के योद्धा जैसा प्रतीत होता था। दूसरा व्यक्ति एक देव स्तरीय जादूगर था, जिसने जिया कैपिटल अकादमी के प्रतीक चिन्ह वाला एक चोला पहन रखा था, जो दर्शाता है कि वह अकादमी का एक उच्च पदस्थ अधिकारी था। हालांकि वे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन दोनों ही महारथी सेनापति थे। उनकी उपस्थिति से उस स्थान पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न हो गया। वहां मौजूद सभी छात्रों को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही थी। उनकी आभा इतनी प्रबल थी कि वे लगभग दिव्य ग्रीष्म टावर को टक्कर दे सकती थी। ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ, इन 4 शब्दों से सबका मन गूंज रहा था। ये सचमुच ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कौन से 2 देवता आए थे। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य में सभी देव स्तरीय विशेषज्ञ श्वेत देवता जितने प्रसिद्ध नहीं थे। कुछ अज्ञात थे, लेकिन उतने ही शक्तिशाली थे। आज तक किसी को ये पता नहीं चल पाया है कि उस साम्राज्य में कितने ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ थे। साम्राज्य ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की थी, और केवल 1 दर्जन या उससे कुछ अधिक लोगों के बारे में ही जानकारी थी। लेकिन सबको पता था कि निश्चित रूप से और भी लोग थे। मुझे लगता है मैंने इस देव जादूगर को पहले भी देखा है। ऐसा लगता है कि वह अकादमी के पूर्व उप प्रधानाचार्य थे। जी हाँ, उप प्रधानाध्यापक जिया बोजियान, जो 30 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ईश्वर स्तरीय जादूगर होंगे। इस समय जियाजू का चेहरा अजीब सा था। वह बुदबुदाते हुए बोली, ये वही क्यों है? जुओ मेई ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? शियाजू ने कहा, मैंने उन्हें पहले भी देखा है। वे कुछ साल पहले मेरे घर आए थे, और मेरे पिताजी उन्हें दूसरे दादाजी कहकर बुलाते थे। फेंग शियू और जुओ मेई दोनों स्तब्ध रह गए। फेंग शियू ने आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक देव स्तरीय परिवार के वंशज होगे। शियाजू ने कहा, मुझे भी नहीं पता था। मेरे पिताजी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। शायद इसके कुछ अज्ञात कारण थे, और फेंग शियू और जुओ मेई ने बुद्धिमानी से आगे पूछताछ नहीं की। उन दोनों के प्रकट होने के बाद सेना का देव स्तरीय योद्धा दिव्य ग्रीष्म ऋतु टावर की ओर उड़ गया। दिव्य ग्रीष्म ऋतु के टावर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली, जिसने उसे रोक दिया। श्वेत भगवान, कृपया बाहर आओ, उसने जोर से कहा। दिव्य ग्रीष्म टावर के सामने प्रकाश की एक चमक दिखाई दी, और बाय येयुवान उड़कर बाहर निकल गई। बाय येयुवान के प्रकट होते ही हंगामा मच गया। उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। साम्राज्य में बाय येयुवान सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि थी। उनकी युद्ध संबंधी उपलब्धियां इतनी गौरवशाली थी कि अन्य देशों में उन्हें नरसंहार के देवता की उपाधि प्राप्त हुई। अपनी दिव्य मुट्ठियों से वह भगवान स्तर के विशेषज्ञों को भी मार सकता था। बाय येयुवान ने नए आए व्यक्ति पर एक नजर डाली। तो आप हैं भगवान जनरल वांग? आप यहाँ क्यों आए हैं? उनकी आवाज गूंज उठी, पूरे इलाके में उसकी गूंज सुनाई दी। भगवान जनरल वांग का नाम सुनते ही आखिरकार किसी को याद आया कि वह कौन थे। मुझे अब याद आया, वह भगवान जनरल वांग लिन है, जिन्हें नरसंहार के राजा के रूप में जाना जाता है, जो लगभग श्वेत भगवान के बराबर शक्तिशाली है। वाह, एक तो संहार का देवता है, दूसरा संहार का राजा। यहाँ क्या चल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हवा में वांग लिन ने धीमी आवाज में कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस साल के डिवाइन समर टावर परीक्षण के नियम क्यों बदल दिए गए हैं? बाय येयुवान हंसते हुए बोली, क्या नियम बदलने से पहले मुझे आपको सूचित करना होगा? वांग लिन ने हाथ हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस उत्सुक हूँ। आखिर हमारे यहाँ सेना के लोग मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वे। बाय येयुवान ने कहा, वे बहुत सुरक्षित हैं। अगर दिव्य ग्रीष्म टावर में कोई खतरा है, तो पूरी मानव जाति के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। वांग लिन ने कहा, मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। बाय येयुवान दिल खोलकर हंसी। वांग लिन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अपनी हैसियत मत भूलो। क्या तुम्हारे पास प्रवेश करने की योग्यता है? हर साल आपको डिवाइन समर टावर की 100 प्रवेश टिकट देना ही अपने आप में बहुत उदारता है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो हम अगले साल ये टिकट नहीं देंगे। तुम। वांग लिन का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। इसका कारण केवल वही जानता था।
इसी क्षण जिया बोजियान उड़कर आया और बोला, श्वेत देवता, क्या मैं अंदर जाकर देख सकता हूँ? अंदर जिया कैपिटल अकादमी के 400 छात्र हैं और मैं थोड़ा चिंतित हूँ। ये कहना कि वह चिंतित था, झूठ था, वह तो बस खुद देखना चाहता था। बाय युवान ने फिर भी सिर हिलाकर कहा, नहीं। इस तरह की प्रतिक्रिया ने उन दोनों के संदेह को और भी बढ़ा दिया। शिया बोजियान ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैंने सुना है कि भगवान जनरल लिन मोयू भी अंदर है, और वह आपके शिष्य हैं। क्या ऐसा हो सकता है? वांग लिन को अचानक कुछ सूझा और उसने ठंडे स्वर में कहा, बाय युवान, क्या तुम? उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार है। बाय युवान को परवाह नहीं थी, जो चाहो सोचो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। वांग लिन हंसा, उसके शरीर से हत्या का इरादा झलक रहा था। अचानक आकाश से एक विशाल और शुद्ध हत्यारा इरादा उतरा, जो एक विशालकाय तलवार में बदल गया और वांग लिन की ओर वार करने लगा। वांग लिन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और वह तेजी से पीछे हट गया। उसकी हत्या करने की मंशा इस घातक इरादे वाली तलवार के सामने कुछ भी नहीं थी। तलवार उसे लगी नहीं बल्कि हवा में फट गई, जिससे एक जोरदार गर्जना हुई। फिर हत्या का इरादा अजगर की तरह पीछे हट गया, और यान कुआंगशेंग दिव्य ग्रीष्म टावर से बाहर उड़ गया। वांगलिन, क्या तुम फिर से मार खाना चाहते हो? संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। C352। अध्याय 352। 352। अध्याय 352। चलो जीवन और मृत्यु का फैसला करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। यान कुआंगशेंग बिल्कुल भी विनम्र नहीं था, जिससे वांग लिन को कोई फायदा नहीं हुआ। उसके शरीर से हत्या करने का इरादा उमड़ पड़ा, जो धुएं की तरह सीधे आकाश में उठ गया। दुनिया घोर अंधेरी हो गई, दिन रात में बदल गया। लिन मोयू द्वारा पहले याद दिलाए जाने के बाद यान कुआंगशेंग का हत्या का इरादा और भी शुद्ध हो गया था। पहले की तुलना में उसकी युद्ध क्षमता और भी अधिक बढ़ गई थी। इस समय वांग लिन इतना सदमे में था कि वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वांग लिन जानता था कि वह यान कुआंगशेंग का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यान कुआंगशेंग यहां प्रकट होगा। यह आदमी पागल था, बाय युवान से भी ज्यादा पागल। हालांकि बाय युवान को संहार का देवता कहा जाता था, लेकिन ये केवल बाहरी लोगों के लिए ही था। साम्राज्य में वह अपने लोगों के प्रति बहुत ही मित्रवत थे। लेकिन यान कुआंगशेंग अलग थे। एक बार उनकी हत्या करने की इच्छा जागृत हो जाती, तो वह किसी को भी मार डालते, चाहे वह कोई भी हो। यान कुआंगशेंग ने वांग लिन की ओर अपनी तलवार तानते हुए कहा, क्या तुम मुझे चुनौती नहीं देना चाहते थे? मैं तुमसे मुकाबला करता हूं। चलो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां जीवन और मृत्यु का फैसला हो। जीवन और मृत्यु का निर्णय लेने के लिए हमेशा तैयार। वांग लिन ने मन ही मन इस आदमी को कोसते हुए सोचा कि यह आदमी पागल है, और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। अगर वह मान जाता, तो शायद उसे यही अपनी जान गंवानी पड़ती। शिया बोजियान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुआंगशेंग, चलो इस बारे में बात करते हैं। हमें सिर्फ छात्रों की चिंता है। यान कुआंगशेंग ने ताना मारते हुए कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बकवास बंद करो। मैं तुम्हें सच बताता हूं, अंदर जाना नामुमकिन है। अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो। मुझे मार डालो, फिर तुम अंदर जा सकते हो। दोनों दुविधा में फंस गए थे। वे आपस में लड़ कैसे सकते थे? लड़ाई शुरू करना तो नामुमकिन था। इसी क्षण मेंग एनवेन की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी, प्रिंसिपल शिया, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तो अगले साल से डिवाइन समर टॉवर शिया कैपिटल एकेडमी छोड़ देगा। शिया बोजियान के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसे आखिरकार पता चल गया कि डिवाइन समर टावर का असली स्वामी कौन है। सही तौर पर, डिवाइन समर टावर जिया कैपिटल अकादमी से संबंधित था, और यह कई वर्षों से ऐसा ही था। वह अच्छी तरह जानता था कि वे दोनों वास्तव में एक सहयोगात्मक संबंध में थे। यदि मेंग एनवेन असंतुष्ट होता, तो वह किसी भी समय जिया कैपिटल अकादमी छोड़ सकता था। चाहे वह कोई भी अकादमी हो, वे सभी दिव्य ग्रीष्म ऋतु के टॉवर के आगमन का खुले दिल से स्वागत करेंगे। जहां तक उसे रोकने की बात है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेंग एनवेन, बाय युवान और यान कुआंगशेंग, ये तीनों शीर्ष मानव देव स्तरीय विशेषज्ञ, आपस में मिलीभगत कर रहे थे। ऐसा गठबंधन बनाने की हिम्मत कौन करेगा?
इसके अलावा वह ये भी जानता था कि उसी स्तर के कई अन्य प्राणी भी थे जो उनके घनिष्ठ मित्र थे, यहाँ तक कि जीवन मरण के मित्र भी थे। अगर सचमुच कोई लड़ाई छिड़ गई तो जिया कैपिटल एकेडमी शायद आधी नष्ट हो जाएगी। शिया बोजियान ने एक पल में बहुत कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं लापरवाह हो गई थी। कृपया मुझे दोष न दें, भगवान आन। इतना कहकर वह पीछे हट गया। मेंग एनवेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसी क्षण दिव्य ग्रीष्म टावर पर एक प्रकाश प्रज्वलित हुआ। पूरा टावर गूंज उठा और आकाश में एक भव्य और विशाल दृश्य प्रकट हुआ। मेंग ने बोल दिया है, आपकी सेना के किसी भी सैन्य महासैनिक को डिवाइन समर टावर की सीमा में कदम रखने की अनुमति नहीं है। महामहिम जनरल वांग लिन, आपने आज नियमों का उल्लंघन किया है। चूंकि यह आपका पहला अपराध है, इसलिए मैं आपको चेतावनी के तौर पर एक छोटा सा दंड दे रहा हूं। मेंग एनवेन की आवाज में यान कुआंगशेन की तरह हत्या का इरादा नहीं था, लेकिन इसने वांग लिन के चेहरे का भाव पूरी तरह से बदल दिया। अंततः उसे याद आया कि मेंग एनवेन कितनी भयानक थी। उसे याद आया कि मेंग एनवेन ने दिव्य ग्रीष्म टावर पर कितना दृढ़ नियंत्रण रखा था। सोचने का समय नहीं था, उसे अपनी जान बचानी ही थी। उसके शरीर से बैंगनी रंग की लपटें निकली और आसमान की ओर फैल गईं। उसकी सारी शक्ति उमड़ पड़ी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी मृत्यु हो जाती। उसके हाथ में एक ढाल प्रकट हुई। एक देव स्तरीय योद्धा होने के नाते ढाल उठते ही वह दानव राजा के हमले को रोक सकती थी। पर अब उसने भागने के बारे में सोचा ही नहीं। उसकी आभा पहले से ही बंद थी और वह भाग नहीं सकता था। जैसे ही सरनी का निर्माण पूरा हुआ, आकाश से बिजली गिरी। वांग लिन का पूरा शरीर तेज रोशनी से जगमगा रहा था। कौशल, असाधारण रक्षात्मक क्षमता। एक शूरवीर की असाधारण रक्षात्मक क्षमता अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। निचले स्तरों पर यह जीवन रक्षक कौशल था। अब ईश्वरीय स्तर पर पहुंचकर उसकी क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी थी। अत्यधिक रक्षात्मक अवस्था में वह लगभग अजेय था, लेकिन फिर भी वांग लिन को मौत का खतरा महसूस हो रहा था। बिजली की हल्की सी चमक उस पर पड़ी और पल भर में चकाचौंध भरी रोशनी के साथ एक धमाका हुआ। पूरी शिया राजधानी जगमगा रही थी, मानो आकाश में कई सूर्य प्रकट हो गए हों। चीख पुकार के बीच वांग लिन बिजली की गति से बाहर निकली, अपने पीछे काला धुआं छोड़ती हुई, और दूर जाकर गायब हो गई। अत्यधिक रक्षात्मक कौशल सक्रिय होने के बावजूद भी मेंग एनवेन के एक ही वार से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शिया बोजियान ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। मेंग एनवेन की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी, यह अविश्वसनीय था। उनकी स्मृति में मेंग एनवेन ने दशकों से कोई कदम नहीं उठाया था। उस समय उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसी दौरान उनका सेना के कुछ बड़े अधिकारियों से मतभेद हो गया था। मेंग एनवेन और बाय युवान दोनों ही देव सेनापति थे और सैन्य क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव था, साथ ही उनके पास पर्याप्त शक्ति भी थी। लेकिन उनका दूसरे गुट से तालमेल नहीं बैठता था। जहां भी डिवाइन समर टावर जाता था, उस गुट के सैन्य देव सेनापति पीछे हट जाते थे। ये बात उनके स्तर पर ज्ञात थी। आज वांग लिन ने नियमों का उल्लंघन किया और उसे दंडित किया गया। अब मेंग एनवेन और बाकी दोनों जो भी करना चाहें, वह केवल देख सकता था और हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वांग लिन को अपमानित होकर जाते देख यान कुआंगशेंग मुस्कुराया और बोला, कितना निकम्मा है। पहले भी निकम्मा था, अब तो और भी ज्यादा निकम्मा हो गया है। बाय युवान ने हंसते हुए कहा, कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। इस समय यान कुआंगशेंग ने जिया बोजियान की ओर देखा और पूछा, क्या आपका कोई और काम है? शिया बोजियान ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप दोनों जाए, मैं बाहर इंतजार करूंगी। इतना कहकर जिया बोजियान दिव्य ग्रीष्म टावर से उड़ गई। बाय युवान और यान कुआंगशेंग ने भी डिवाइन समर टावर में फिर से प्रवेश किया। अब चाहे वे टावर के अंदर कुछ भी करें, जिया बोजियान एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करता था। वह उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब शिया बोजियान इस बारे में सोच रहा था, तभी उसकी नजर कुछ ही दूरी पर शियाजू पर पड़ी। उसने अपनी दिशा बदली और जियाजू की ओर उड़ गया। शियाजू को उम्मीद नहीं थी कि शिया बोजियान आकर परदादाजी कहकर पुकारेंगे। शिया बोजियान ने सीधे कहा, शिया ओक्सू, तुमने भी शिया कैपिटल एकेडमी में दाखिला ले लिया। डोंगयांग ने मुझे क्यों नहीं बताया? उनके लहजे में शिया डोंगयांग के प्रति थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी।
शिया जू के कुछ बोलने से पहले ही शिया बोजियान ने आह भरी, डोंगयांग अब भी हमसे नाराज है। उसका गुस्सा वाकई बहुत बड़ा है, इतने सालों से इसे अपने अंदर दबाए हुए है। शिया जू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पिछली पीढ़ी के मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। शिया डोंगयांग ने भी इस बारे में उससे कुछ नहीं कहा था। शिया बोजियान ने कहा, चूंकि तुम शिया कैपिटल अकादमी में हो, यह अच्छी बात है। तुम्हारे परदादा के यहाँ होने से अकादमी में कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। शिया जू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो दादाजी, अकादमी में कोई मुझे तंग नहीं करता। इस समय जिया बोजियान ने फैंग शियू की ओर देखा और कहा, तुम फैंग परिवार से हो, है ना? फैंग शियू जानता था कि वह इसे छिपा नहीं सकता। फैंग शियू आपको नमस्कार करता है, महोदय। शिया बोजियान ने हाथ हिलाते हुए कहा, इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप घर जाएं, तो फैंग पिंग को मेरा प्रणाम कहना। उनसे कहना कि जब भी उन्हें समय मिले, मुझसे चाय पर मिलने और बातचीत करने आए। फैंग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं याद रखूंगा, श्रीमान। फिर उसने जुओ मेई की ओर देखा और महसूस किया कि उसकी आभा थोड़ी अजीब थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, एक चमक दिखाई दी, और उसने अचानक आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारा उपनाम जुओ है। तुम्हारा पेशा पीछा करना है। जुओ मेई ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? शिया बोजियान अचानक दिल खोलकर हंस पड़ी, मुझे उम्मीद नहीं थी, दुनिया में अभी भी जुओ परिवार के वंशज मौजूद हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। यह मामला सुलझ जाने के बाद, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। जुओ मेई असमंजस में पढ़कर सहमत हो गई। वह एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ की बातों को नकार नहीं सकती थी। जुओ परिवार, वह बचपन से ही अनाथ थी और अनाथालय में पली बड़ी थी। जुओ परिवार कौन सा था? परीक्षण का पहला दौर पहले ही शुरू हो चुका था। इस बार सभी का स्तर 40 से शुरू हुआ। हर किसी को दूसरी नौकरी बदलने के कौशल की जरूरत पड़ सकती है। जादूगरों के पास बड़े पैमाने पर किए जाने वाले मंत्र थे। शूरवीरों के पास अधिक मजबूत रक्षात्मक कौशल थे। योद्धाओं के आक्रमण कौशल अधिक मजबूत थे। हत्यारे पहले से कहीं अधिक मायावी हो गए और उनके हमलों से बचाव करना कठिन हो गया। लिन मोयू ने सीखने और अनुकूलन का एक नया दौर शुरू किया। अपने पूर्व अनुभव के कारण लिन मोयू बहुत जल्दी अनुकूलित हो गई। उन्होंने शीघ्र ही विभिन्न कौशलों में महारत हासिल कर ली। पेशे से जुड़े कौशल में चाहे जो भी बदलाव आए, पेशे की विशेषताएं बिना किसी बड़े परिवर्तन के वैसी ही बनी रहीं। दूसरी बार नौकरी बदलने के बाद ये विशेषताएं और भी अधिक बढ़ गईं और मजबूत हो गईं। लिन मोयू ने तेजी से और बेहतर तरीके से सीखा। उनकी तकनीक लगभग परिपूर्ण हो गई थी और उनकी युद्ध संबंधी जागरूकता भी पूर्णता के करीब पहुंच गई थी। धीरे धीरे उसने खुद में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गया हो, जहां वह स्वयं को परिपूर्ण बनाने से लेकर अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरियों और खामियों का फायदा उठाने तक की यात्रा कर रहा था। यह एक ऐसी ही दुनिया थी जहां न केवल स्वयं को परिपूर्ण बनाना था, बल्कि प्रतिद्वंदी को भी पूरी तरह से समझना था। वह प्रतिद्वंदी की कमजोरियों को उनके कार्यों से तुरंत पहचान सकता था। अब तो वह जादूगर द्वारा मंत्रोच्चार करते ही उसके हमले की दिशा का अनुमान भी लगा सकता था। वह किसी शूरवीर के आक्रमण करने पर अंतिम क्षण में चकमा दे सकता था और साथ ही साथ जवाबी हमला भी कर सकता था। लेवल 40 के बाद की परीक्षाओं ने लिन मोयू को और भी परिपूर्ण बना दिया। डिवाइन समर टावर के अंदर मौजूद सभी 500 लोग लिन मोयू के लिए सान पत्थर बन गए। उन्होंने इस तेज धार वाले ब्लेड को और भी तेज बना दिया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 353 अध्याय 353 353 अध्याय 353। यदि आप मांस खाते हैं तो आपको दूसरों के लिए भी कुछ सूप छोड़ देना चाहिए। पुस्तक अध्याय 353। यदि आप मांस खाते हैं तो आपको दूसरों के लिए कुछ सूप छोड़ देना चाहिए। परीक्षण का दूसरा दौर समाप्त हो गया। लिन मोयू की चेतना उसके शरीर में वापस आ गई। 20 दिनों से भी कम समय में लिन मोयू ने हजारों लड़ाइयां पूरी की। वापस लौटने के बाद लिन मोयू को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। उनकी असाधारण मानसिक क्षमता और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रबल इच्छाशक्ति ने उन्हें अभी भी ऊर्जा से भरपूर रखा हुआ था। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बाय येयुवान ने अपनी आंखों में चिंता लिए पूछा। बहुत बढ़िया। लिन मोयू की आंखें पहले से कहीं अधिक चमक रही थीं।
इस क्षण उसे लगा कि वह दुनिया को एक अलग नजरिए से देख रही है। पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त लाभ हुआ है। उस समय तक उन्हें अधिकांश व्यवसायों की पूरी समझ हो चुकी थी। इन समझों को अपने भीतर समाहित करके उन्होंने उदात्तीकरण का एक निश्चित स्तर प्राप्त किया। उनकी युद्ध कला के सिद्धांत और तकनीकों में जबरदस्त बदलाव आया। उसे एहसास हुआ कि युद्ध में उसकी गौरवशाली मरे हुए सैनिकों की सेना कितनी कठोर थी। वह युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता था, जिससे मरे हुओं की सेना पहले की तुलना में कहीं अधिक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी। अब जब वह विभिन्न व्यवसायों की युद्ध पद्धतियों को गहराई से समझ चुका था, तो वह इन पद्धतियों को मरे हुए लोगों की सेना पर लागू कर सकता था। संयोगवश मरे हुओं की सेना में योद्धा, जादूगर और तीरंदाज भी थे। उसने मरे हुओं की सेना को पुनर्गठित करने का फैसला किया। यान कुआंगशिंग ने कहा, दूसरी नौकरी में बदलाव, गुणों में सफलता, पेशे का उत्थान और प्रतिभा का जागरण, ये सभी भगवान बनने के मार्ग पर आपके पहले कदम हैं। अब जबकि आपका पेशा परिपूर्ण हो चुका है और आपने स्वयं को पहचान लिया है, ये भगवान बनने के मार्ग पर आपका दूसरा कदम है। तीसरे चरण के बारे में लिन मोयू ने पूछा, शिक्षक कृपया मुझे तीसरा कदम उठाना सिखाएं। मेंग एनवेन हंसते हुए बोली, यह आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तीसरा चरण होता ही नहीं है। बाय युवान ने लिन मोयू के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, दरअसल एक तीसरा चरण भी है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है। दूसरे आपकी मदद नहीं कर सकते। आपके पास विभिन्न व्यवसायों की बुनियादी समझ और पर्याप्त ज्ञान है। आपका पेशा लगभग परिपूर्ण है। अगला चरण है स्तर बढ़ाना। सबसे अच्छा परिणाम तीसरी नौकरी बदलने के दौरान दोहरी उदात्तीकरण हासिल करना है। तो आपको जेनेसिस अकादमी में वह चीज हासिल करनी होगी, और एलिमेंटल गॉड स्टोन के साथ दोहरी ऊर्ध्वपातन प्राप्त करने की 80% संभावना है। मेंग एनवेन ने आगे कहा, तुम्हारे पास प्रतिभा का पत्थर है, और तीसरी प्रतिभा निश्चित रूप से बिना किसी समस्या के जागृत हो जाएगी। यान कुआंगशिंग ने एक पल सोचा, तुम ऐसा नहीं कह सकते। अगर शियाओयू सिर्फ हमारे स्तर तक पहुंचना चाहती है तो ये काफी है। लेकिन अगर लक्ष्य भगवान बनना है तो ये पर्याप्त नहीं है। जब सही समय आएगा तो आप उस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। हमें भगवान बनने का रहस्य नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पता होगा। बाय युवान ने सहमति जताते हुए कहा, सचमुच हमें देवता बनने का रहस्य नहीं पता। मैंने बुरे आदमी से पूछा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। मेंग एनवेन ने कहा, वहां आदिम रहस्य क्षेत्र और ड्रैगन राजा का महल भी है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के गहरे अंतरिक्ष में कुछ चीजें हैं। वे तीनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई नाटक कर रहे हो। अगर कोई इन महाशक्तिशाली लोगों को इस तरह देखेगा तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। लिन मोयू उनके शब्दों से गहरी चिंता महसूस कर सकती थी। धन्यवाद शिक्षकों, मुझे समझ आ गया है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। बाय युवान हंसते हुए बोली, हमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके लिए बस इतना ही कर सकते हैं। उन तीनों ने उसके लिए काफी कुछ कर दिया था। यान कुआंगशिंग ने कहा, जब मेरी हत्या करने की मंशा और शुद्ध हो जाएगी, तो हम तीनों मिलकर खूंखार अजगर का दिमाग लेंगे और तीसरे कार्य परिवर्तन के दौरान इसका इस्तेमाल करेंगे। मेंग एनवेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस बार तो बहुत जोखिम भरा था। दोबारा करने पर क्या ये और भी खतरनाक होगा? रक्तपिपासु अजगर का मस्तिष्क हृदय की रक्षा करने वाले मांस की तुलना में 10 गुना अधिक गुण बढ़ाता है। अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में ये सभी विशेषताओं को 200,000 तक बढ़ा भी सकता है। खतरा भी काफी बढ़ गया है। मेंग एनवेन ने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की। उन तीनों के एक साथ काम करने से खूंखार अजगर के मस्तिष्क को हासिल करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यान कुआंगशिंग ने कहा, क्या कोई खतरा है? बस शियाओयू से पूछ लो। लिन मोयू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। उन्होंने उस समय की स्थिति स्पष्ट की। नुकसान के हस्तांतरण के साथ वास्तव में कोई खतरा नहीं था। बाय युवान ने सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि ऐसा है तो चलिए हम मिलकर खून के प्यासे अजगर का दिमाग ले लेते हैं। लिन मोयू जानती थी कि खूंखार अजगर बहुत शक्तिशाली था। इस वजह से यान कुआंगशिंग भी घायल हो गया था। लेकिन उसकी खातिर वे तीनों फिर भी जोखिम उठाने को तैयार थे। हालांकि उन तीनों ने हल्के फुल्के अंदाज में बात की, लेकिन लिन मोयू को लगा कि मामला इतना सरल नहीं है। लिन मोयू ने कहा, शिक्षकों, खूंखार अजगर का दिमाग लेना बहुत खतरनाक है। आइए इसके बारे में भूल जाएं।
यान कुआंगशिंग हंसते हुए बोला, खतरा क्या है? मुझे तो ये लोग हमेशा से नापसंद रहे हैं। इनमें से किसी एक को मारने का ये अच्छा मौका है। बाय युवान ने कहा, खूंखार अजगर शक्तिशाली है, लेकिन ओल्ड मैन के साथ कोई खतरा नहीं होगा। आखिरकार ये वीरान शून्य भूमि नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। वीरान शून्य भूमि ने लिन मोयू पर गहरी छाप छोड़ी। उसके भीतर रहने वाले निर्जन जीव लगभग अमर थे, विशेषकर अंत में प्रकट हुए निर्जन दानव राजा से। एक ही वार में मेंगनवेन घायल हो गई। वीरान शून्य भूमि अत्यंत खतरनाक थी। बाय युवान और अन्य लोग भी अस्पष्ट थे, वे स्पष्ट रूप से समझाने में असमर्थ थे। लिन मोयू ने पूछा, वरिष्ठ मेंग, क्या मुझे अभी भी दिव्य ग्रीष्म टावर की परीक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता है? मेंगनवेन मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं। डिवाइन समर टॉवर की परीक्षाएं अब आपके लिए उपयोगी नहीं है। उन्हें पहले ही सर्वश्रेष्ठ परीक्षण प्राप्त हो चुका था। मुकदमे का मुख्य भाग उसने खा लिया था, और बचा हुआ सूप चक्की के पत्थरों के लिए छोड़ दिया गया था। मेंगनवेन समझदार थी और वे पहले के नियमों के अनुसार ही डिवाइन समर टॉवर में प्रवेश करने वालों के लिए परीक्षण आयोजित करती थी। पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। बस इस बार लिन मोयू ने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया था। दिव्य ग्रीष्म टावर में एक वास्तविक परीक्षा शुरू हुई। दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावर चमकने लगा, और उसकी शक्ति चट्टानों से टकराती लहरों की तरह गर्जना करते हुए उमड़ पड़ी। हवा में बड़ी संख्या में छवियां प्रदर्शित की गईं, और एक के बाद एक रहस्यमय दुनिया का उदय हुआ। असंख्य स्वतंत्र स्थानों को विभाजित किया गया था। इन परीक्षण प्रतिभागियों ने अपने अपने स्थानों में प्रवेश किया और अपने परीक्षण शुरू किए। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि दिव्य ग्रीष्म टावर की पिछली परीक्षाओं में था। शिया बोजियान ने गहरी सांस ली और कहा, आखिरकार यह शुरू हो गया। वह जानता था कि मेंगनवेन समझदार थी और इधर उधर की बातें नहीं करेगी। लेकिन उसने अनुमान लगाया कि इतने सारे लोगों को लिन मोयू के लिए चक्की के पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे वह असहज महसूस कर रहा था। आखिरकार ये लोग अकादमी के अभिजात वर्ग के थे। लिन डमी बाहर है, जिया जू ने अचानक चिल्लाकर कहा। लिन मोयू उस उमड़ती ऊर्जा से बाहर निकल आई। जिया बोजियान ने उत्सुकता से पूछा, जिया सुए, क्या आप लिन शेंजिया को जानते हैं? शिया जू ने सिर हिलाते हुए कहा, हम सहपाठी हैं। उसे बात करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे लिन डमी कहती हूँ। शिया बोजियान मुस्कुराई, तो आपके अच्छे संबंध हैं। शिया जू ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। उसे बात करना पसंद नहीं है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है। शिया बोजियान ने लिन मोयू की ओर देखा और उसके कंधे पर बैंगनी रंग का शेंजियांग बैज देखा। हालांकि लिन मोयू कोई देव स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन ये बैज उसे खुद के बराबर बनाने के लिए काफी था। इस समय लिन मोयू इस बारे में सोच रहा था कि वह आगे कौन सा रास्ता अपनाएगा। बुनियाद मजबूत थी, और वह लगभग परिपूर्ण था। फिलहाल जेनेसिस अकादमी में रोशनी के अलावा उसे अपने कौशल को और बेहतर बनाने की जरूरत थी। वह रोशनी आखिर थी क्या? मेंगनवेन और अन्य लोग इसका कारण नहीं बता सके। वे केवल इतना जानते थे कि यह बहुत महत्वपूर्ण था और तीसरी नौकरी बदलने के दौरान पेशेवर उत्थान की संभावना को काफी हद तक बढ़ा सकता था। अन्य प्रभावों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। पैतृक भूमि के खुलने में अभी भी 2 महीने बाकी थे। जेनेसिस अकादमी के सदस्य के रूप में, जब पैतृक भूमि खुलने वाली थी, तो मो शिंगहे स्वाभाविक रूप से एक आह्वान जारी करेगा। जेनेसिस अकादमी की पैतृक भूमि में जेनेसिस अकादमी के छात्रों के अलावा केवल क्रिएशन गॉड अकादमी और फ्लेम एम्परर अकादमी के छात्रों को ही कुछ स्थान मिल सकते थे। शिया जिंग अकादमी और देश के कई प्रमुख परिवारों को भी कुछ सीटें मिल सकती हैं। इन स्थानों का निर्धारण कई साल पहले किया गया था और इतने वर्षों में इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां तक कि बाय युवान भी एक स्थान और नहीं जोड़ पाए। यही एक कारण था कि बाय युवान चाहती थी कि लिन मोयू जेनेसिस अकादमी में शामिल हो जाए। जेनेसिस अकेडमी में सबसे ज्यादा सीटें थीं। लिन शेंजियांग, एक मधुर आवाज ने लिन मोयू के विचारों को बाधित कर दिया। लिन मोयू ने जिया बोजियान को देखा और तुरंत उसे एक ईश्वर स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहचान लिया। लिन मोयू ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, नमस्कार वरिष्ठ। वह सलाम करने ही वाला था कि जिया बोजियान झट से एक तरफ हट गया और हाथ हिलाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम शेंजिया के हो, हैसियत के लिहाज से हम बराबर हैं। लिन मोयू ने सिर हिलाया और औपचारिकता नहीं बरती।
वरिष्ठ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? शिया बोजियान मुस्कुराए और बोले, कुछ खास नहीं, बस नमस्कार करने आया था। मैं शिया बोजियान हूँ, अकादमी का पूर्व उपाध्यक्ष और शिया ओक्सू का परदादा। लिन मोयू ने शियाजू और अन्य लोगों को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बहुत दिनों बाद मिले। शियाजू ने हंसते हुए कहा, ज्यादा देर नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शेंजियांग बन जाओगे। लिन मोयू मुस्कुराई और बोली, महज एक संयोग। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 354। अध्याय 354। 354। अध्याय 354। जलरोधी शाही गुप्त तिजोरी। लिन मोयू और शियाजू की मुलाकात काफी समय से नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की। शियाजू ये देखकर हैरान रह गई कि लिन मोयू में कुछ बदलाव आ गया था। हालांकि वह अब भी ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन पहले से काफी बेहतर हो गया था। अब वह पहले की तरह उदासीन और लापरवाह नहीं था। कम से कम वह सामान्य रूप से बातचीत तो कर सकता था। उन कुछ लोगों को खुशी से बातें करते देख जिया बोजियान मन ही मन सिर हिलाता रहा। लिन मोयू की अब बहुत प्रतिष्ठा थी, क्योंकि वह मानव जाति में सबसे कम उम्र का देव सेनापति और बाइशेन का शिष्य था, जिसकी संभावनाएं असीमित थीं। मेंग एनवेन ने दिव्य ग्रीष्म टावर की परीक्षा के दौरान लिन मोयू को प्रशिक्षित करने के लिए 500 लोगों का इस्तेमाल किया था। वह देख सकता था कि लिन मोयू अब पूरी तरह से निपुण और परिपक्व हो चुका था। उसकी आभा संयमित थी, और उसने देव स्तर में प्रवेश करने के लिए एक ठोस नींव रख दी थी। अगर कुछ अप्रत्याशित न हुआ, तो वह निश्चित रूप से भविष्य में देव स्तर का शक्तिशाली योद्धा बनेगा, संभवतः उससे भी अधिक शक्तिशाली। ये जानते हुए, जिया बोजियान जानता था कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मित्रता करना उचित है और उसे नाराज नहीं करना चाहिए। अब जिया जू और लिन मोयू को खुशी से बातें करते देख, जिया बोजियान बहुत प्रसन्न हुआ। हवा में एक मनमोहक खुशबू फैली हुई थी, और लिन मोयू ने ऊपर देखा तो डोनफेंग याओ बड़े ही सलीके से आती हुई दिखाई दी। एक राजकुमारी होने के नाते, डोनफेंग याओ की हर हरकत में एक शाही आभा झलकती थी। उनके आते ही सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। उनकी सुंदरता और शाही अंदाज ने एक अद्भुत आकर्षण बिखेरा। यहाँ तक कि शियाजू और जुओ मेई, दोनों महिलाएं भी उनकी ओर आकर्षित हुईं। कई महिलाओं को डोनफेंग याओ को देखकर एक अजीब सी हीन भावना का अनुभव हुआ। डोनफेंग याओ ने विनम्रतापूर्वक झुककर कहा, डोनफेंग याओ, लॉर्ड जियान शेन और जनरल लिन को प्रणाम करती है। यद्यपि वह एक राजकुमारी थी, लेकिन प्रतिष्ठा के मामले में देव स्तरीय जिया बोजियान और देव सेनापति लिन मोयू दोनों उनसे श्रेष्ठ थे। राजकुमारी होना केवल उनकी पहचान थी, उनकी शक्ति नहीं। शिया बोजियान को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि डोनफेंग याओ यहाँ क्यों आई थी। शाही परिवार हमेशा से कुछ अलग थलग और खास रहा था। डिवाइन समर टावर की परीक्षा का उनसे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि डोनफेंग याओ नामात्र के लिए शिया जिंग अकादमी में थी, लेकिन वहां के विभिन्न कार्यों और परीक्षाओं से उसका कोई संबंध नहीं था। उसकी साधना का अपना मार्ग था, और वह कभी कभार ही कालकोठरी में आती थी। शिया बोजियान ने पूछा, राजकुमारी याओ यहाँ क्यों आई है? क्या शाही परिवार कभी भी दिव्य ग्रीष्म टावर की परीक्षा में भाग नहीं लेता? डोनफेंग याओ खिले हुए गुलाब की तरह मुस्कुराए और बोली, मैं जनरल लिन से मिलने आई हूँ। लिन मोयू असमंजस में उसकी ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डोनफेंग याओ उससे क्या चाहती है। डोनफेंग याओ ने कहा, जनरल लिन, पिछली बार मुझे कालकोठरी से ले जाने के लिए धन्यवाद। मैंने आपसे जो वादा किया था, वह तैयार कर लिया है। आप कब उपलब्ध होंगे? लिन मोयू लगभग ये बात भूल ही गया था। अगर डोनफेंग याओ ने इसका जिक्र न किया होता, तो शायद वह खुद भी इस बारे में न पूछता। लेकिन चूंकि उसने जिक्र किया, तो लिन मोयू ने संकोच नहीं किया और पूछा, अभी कैसा रहेगा? डोनफेंग याओ की मुस्कान और भी खिल उठी, जरूर, मैं जनरल लिन के लिए रास्ता दिखाऊंगी। उन दोनों को जाते देख जिया बोजियान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। जिया जू ने आह भरी, क्या ये राजकुमारी याओ है? ये कितनी सुंदर है। इनके सामने तो मैं बिल्कुल बदसूरत हूँ। फेंग शियू ने सिर हिलाया, तुम भी लगभग इनके जैसी ही हो, और जुओ मेई भी। जुओ मेई ने फेंग शियू को घूरते हुए कहा, इससे मेरा क्या लेना देना? फेंग शियू ने अजीब सी मुस्कान दी, उसे एहसास हुआ कि उसकी चापलूसी बेअसर रही। जिया जू और जुओ मेई भी बहुत सुंदर थी, लेकिन डोनफांग याओ के सामने उनमें थोड़ी सी आभा की कमी थी। जिया जू ने कहा, तुलना नहीं की जा सकती। वो एक राजकुमारी है।
जिया बोजियान हंसे, राजकुमारी होने में क्या खास बात है। जिया जू भी हमारे जिया परिवार की राजकुमारी है। रुतबे के मामले में वो किसी से कम कैसे हैं। फेंग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, भले ही डोनफांग याओ को साम्राज्य की राजकुमारी कहा जाता है, लेकिन वह तो बस एक देव स्तरीय परिवार की राजकुमारी है। उसका दर्जा बस मामूली है। जिया जू की तो बात ही छोड़िए, वह भी तलवारबाजों के फैंग परिवार का वंशज होते हुए भी डोनफांग याओ से दर्जे में कुछ कम नहीं था। जिया बोजियान ने जुओ मेई की ओर देखते हुए कहा, छोटी बच्ची, दर्जे के हिसाब से तो तुम डोनफांग याओ से भी ज्यादा कुलीन हो सकती हो। जुओ मेई चौंक गई, ऐसा कैसे हो सकता है। जिया बोजियान जोर से हंसी, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। साम्राज्य के शाही महल के बाहर स्थित टेलीपोर्टेशन सरणी रोशन हो उठी, और लिन मोयू और डोनफेंग याओ टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रकट हुए। फिर डोनफेंग याओ ने कई हस्त मुद्राएं बनाई, और टेलीपोर्टेशन सरणी में एक झंझनाहट हुई, जिससे महल के भीतर दूसरी टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू हो गई। कोई भी टेलीपोर्टेशन सरणी सीधे दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के महल के भीतर तक नहीं पहुंच सकती थी। उन सभी को महल के बाहर स्थित टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से स्थानांतरित होना आवश्यक था, और इसके संचालन के लिए विशेष हस्त मुद्राओं की आवश्यकता थी। ये महल की सुरक्षा के लिए था। डोनफेंग याओ ने लिन मोयू से अपने हाथ के इशारे नहीं छिपाए, जिससे उस पर उसका भरोसा जाहिर हुआ। उसे लगा कि इससे लिन मोयू का स्नेह मिलेगा, लेकिन जब उसने देखा तो पाया कि लिन मोयू उसे देख भी नहीं रहा था, जिससे उसे थोड़ी निराशा हुई। महल का भीतरी भाग बेहद खूबसूरत था, जहां पक्षी चहचहा रहे थे और फूल खिले हुए थे। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य का महल होने के नाते इसकी विशाल इमारतें वाकई अद्भुत थीं और एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थीं। महल में कई छोटे छोटे पहाड़ भी थे, जिनकी ऊंचाई दसियों मीटर थी, और कहा जाता है कि इन्हें देव समान शक्तियों द्वारा हिलाया गया था। आम लोग तो केवल इसके भीतरी भाग को देखने में ही कई दिन बिता सकते थे। डोनफेंग याओ ने गौर किया कि लिन मोयू दूसरों से अलग था। महल में यह उसका पहला अनुभव था, फिर भी उसने हैरानी का कोई संकेत नहीं दिखाया। जबकि दूसरे लोग हमेशा आश्चर्यचकित रह जाते थे। लिन मोयू का स्वभाव शांत था, और उसने जो कुछ किया था, जिसमें कई शहरों को नष्ट करना भी शामिल था, उसके बाद उसे शायद ही कोई बात चौंका सकती थी। डोनफेंग याओ लिन मोयू को महल के अंदर ले जाते हुए बोले, हमारे शाही परिवार का एक गुप्त तहखाना है। इसमें कुछ प्राचीन पुस्तकें हैं जो बाहर कहीं नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि तुम्हारे गुरु ने भी इन्हें नहीं देखा है। तुम्हें वादा करना होगा कि आज तुम जो कुछ भी देखोगे, उसे किसी को नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपने गुरु को भी नहीं। लिन मोयू ने एक पल सोचा, ठीक है। डोनफेंग याओ ने लिन मोयू की बात पर विश्वास किया और आगे कहा, जानकारी दिखाने के अलावा, मैं तुमसे एक समझौता भी करना चाहता हूँ। बताए। लिन मोयू ने तुरंत सहमति नहीं दी। कुछ समझौते हो सकते थे, कुछ नहीं। डोनफेंग याओ ने कहा, हमारे शाही परिवार के पास एक तहखाना है, लेकिन उसमें केवल सामान्य और स्वप्न स्तर की कठिनाई है। मेरे पिता की गणना के अनुसार इस तहखाने का कठिनाई स्तर नरक स्तर का होना चाहिए, लेकिन इसे कभी उन्नत नहीं किया गया है। क्या तुम इसे पूरा करने में हमारी मदद कर सकते हो? लिन मोयू अभी भी सहमत नहीं हुए। कालकोठरी का स्तर क्या है? डोनफेंग याओ ने कहा, यह 45वें स्तर का तहखाना है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही। लिन मोयू ने एक पल सोचा, अगर यह वाकई 45वें स्तर का डंजन है, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। डोनफेंग याओ प्रसन्न हो गई, तो मैं इसे हाँ मान लेती हूँ। तुम कोई भी शर्त रख सकते हो, और जब तक यह मेरे बस में होगा, मैं मान जाऊंगी। लिन मोयू ने कहा, मुझे अभी नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। मेरी शर्तें मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर मैं नहीं कर सकती, तो अभी पूछने का कोई फायदा नहीं। डोनफेंग याओ की मुस्कान चमक उठी, मुझे तुम पर भरोसा है। कुछ देर चलने के बाद वे अंततः एक महल के सामने पहुंचे। महल प्राचीन और सादा था, जिसमें साम्राज्य के गुप्त भंडार होने का कोई संकेत नहीं था। डोनफेंग याओ ने महल के दरवाजे पर दस्तक दी और स्पष्ट स्वर में पुकारा, दादाजी ली, मैं हूं। कुछ ही क्षणों में महल का दरवाजा धीरे से खुला और भीतर से एक विचित्र आभा निकली। ये किसी देव स्तरीय शक्ति की आभा थी, साम्राज्य के वरिष्ठों के छद्म देव स्तर की नहीं, बल्कि एक सच्चे देव स्तरीय शक्ति की। हालांकि ये यान कुआंगशिंग और बाय ये युवान से थोड़ी कमजोर प्रतीत हुई। शाही परिवार में एक या दो देव स्तरीय शक्तिशाली व्यक्तियों का होना सामान्य बात थी, इसलिए लिन मोयू ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया।
अंदर आओ, डोनफेंग याओ ने कहा और लिन मोयू को अंदर ले गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ और गुप्त तिजोरी बाहर से भी ज्यादा रोशन हो गई। यह तो वास्तव में एक गुप्त क्षेत्र है। लिन मोयू को एहसास हुआ कि वह एक विशाल गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। महल का दरवाजा तो बस गुप्त क्षेत्र का एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार था। गुप्त क्षेत्र के अंदर कई बड़े लकड़ी के कैबिनेट बिखरे पड़े थे। पहली नजर में यह अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि इन कैबिनेटों की व्यवस्था और दिशा सोच समझकर की गई थी। लिन मोयू की मानसिक क्षमता 100,000 से अधिक थी, जो उसके साथियों से कहीं अधिक थी। उसकी प्रबल मानसिक क्षमता ने उसे अत्यंत तीव्र इंद्रियां प्रदान की थी। इसके अलावा दिव्य ग्रीष्म टावर की परीक्षा के दौरान उसने एक सैन्य गठन के उस्ताद से युद्ध किया था। उसे गठन की कुछ समझ प्राप्त हुई थी। उसने महसूस किया कि ये कैबिनेट गठन के बिंदुओं पर रखे गए थे। गुप्त क्षेत्र का आकाश और जमीन मिलकर एक विशाल और भयानक गठन बना रहे थे। यदि कोई घुसपैठ करता तो संभवतः उस पर सीधे उस सुरक्षा कवच द्वारा हमला किया जाता। गुप्त क्षेत्र में छिपा हुआ एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच द्वारा संरक्षित और एक देव स्तरीय शक्ति द्वारा सुरक्षित, ये गुप्त तिजोरी लगभग अभेद्य थी। इतनी कड़ी सुरक्षा देखकर लिन मोयू की जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या वाकई दिव्य ग्रीष्म ऋतु साम्राज्य में कोई ऐसा था जो यहां आकर मुसीबत खड़ी करना चाहता था? अगर पाताल लोक के दानव यहां पहुंच गए तो मानव जाति विलुप्त होने की कगार पर होगी और यह गुप्त तिजोरी बेकार हो जाएगी। पाताल लोक के दानवों को शायद मानव संपत्ति में कोई दिलचस्पी ही न हो। लिन मोयू एक पल के लिए भी इस बात को समझ नहीं पाए। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 355 अध्याय 355 355 अध्याय 355 एक छोटा सा एहसान, एक नया समझौता। मेरे पीछे आओ, यहाँ एक गठन है, गलत रास्ते पर मत जाओ, डोनफेंग याओ की आवाज सुनाई दी। लिन मोयू ने डोनफेंग याओ के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए गुप्त क्षेत्र में प्रगति की। कुछ ही देर में उनके सामने का दृश्य बदल गया और वे दोनों उस सैन्य गठन की सीमा से बाहर निकल चुके थे। चाय की खुशबू उनकी नाक में आए और उनके सामने चाय की मेज सज गई। चाय की मेज के सामने एक बूढ़ा आदमी आराम से कुर्सी पर बैठा था, बड़े ही सुकून से। उसकी शारीरिक मुद्रा और हरकतें कुछ हद तक मेंगनवेन से मिलती जुलती थीं, लेकिन लिन मोयू को लगा कि मेंगनवेन अधिक स्वाभाविक थी। डोनफेंग याओ झट से चलकर बूढ़े आदमी के लिए एक कप गर्म चाय डाली और बोली, दादाजी ली, क्या आपको लिन मोयू याद है, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था? डोनफेंग ली ने सिर हिलाते हुए कहा, याओ, मेरी याददाश्त अभी इतनी खराब नहीं है। जैसे ही वह बोला, उसने अपना हाथ हिलाया और कई किताबें शेल्फ से उड़कर चाय की मेज पर जा गिरी। ये सभी पुस्तकें ऐतिहासिक आभा बिखेर रही थीं और देखने में बहुत पुरानी लग रही थीं। डोनफेंग ली ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ये किताबें हैं, इन्हें पढ़ने के लिए आपके पास यहाँ सिर्फ एक दिन का समय है। लिन मोयू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। डोनफेंग ली नाम के इस महाशक्तिशाली व्यक्ति का रवैया कुछ हद तक घमंडी था। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि किताबों की अलमारी में कम से कम सैकड़ों समान पुस्तकें थीं, और उसे पढ़ने के लिए जो कुछ किताबें दी गई थीं, वे उनकी कुल संख्या के 10वें हिस्से से भी कम थीं। लिन मोयू हिली नहीं, उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। चूंकि ऐसा था, इसलिए उन्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डोनफेंग याओ ने इस बात को ध्यान से देखा और जल्दी से डोनफेंग ली के कान में कुछ फुसफुसाया। डोनफेंग ली ने अचानक अपनी आंखें खोली और लिन मोयू की ओर देखा, जहां उसे लिन मोयू के कंधे पर देव सेनापति का बैज दिखाई दिया। उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसका रवैया पूरी तरह से पलट गया। पहले वाला अहंकार पूरी तरह गायब हो गया, उसकी जगह एक मुस्कान और थोड़ी सी हैरानी ने ले ली, तो ये जनरल लिन है। अलग अलग लोगों का सामना करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। लिन मोयू की देव सेनापति के रूप में स्थिति स्वयं उनके बराबर थी। स्वाभाविक रूप से उसने उसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। लिन मोयू ने पूछा, क्या मैं सिर्फ ये कुछ ही किताबें पढ़ सकती हूँ? डोनफेंग ली ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, जनरल लिन की हैसियत को देखते हुए, बेशक आप इन सब से ज्यादा पढ़ सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने फिर से अपना हाथ हिलाया और किताबों से भरी एक पूरी अलमारी उड़कर लिन मोयू के सामने स्थिर रूप से आकर गिर पड़ी। जनरल लिन, एक कप चाय पीजिए और आराम से पढ़िए।
आप जितनी देर चाहें पढ़ सकते हैं। ये कुछ बेहतर था। लिन मोयू का इरादा आक्रामक होने का नहीं था। आखिर एक महाशक्तिशाली व्यक्ति को सम्मान देना तो जरूरी है। धन्यवाद वरिष्ठ। लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ सीधे किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। डोन फेंग याओ चाहे कुछ भी कहे, जब तक लक्ष्य हासिल हो जाता था तब तक और कुछ मायने नहीं रखता था। डोन फेंग याओ ने उल्लेख किया था कि उनके शाही गुप्त तिजोरी में रखी प्राचीन पुस्तकें बाहर नहीं मिल सकती। ये शाही परिवार द्वारा कई वर्षों में किए गए संग्रह का परिणाम थे। लिन मोयू का भी मानना था कि उनका संग्रह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं रह सकता। अनुमान लगाया गया था कि दूसरों को केवल इतना ही दिखाया जा सकता था। प्राचीन ग्रंथों में अनेक रहस्य दर्ज थे, जिनमें कई वर्ष पूर्व घटी कुछ अज्ञात घटनाओं का विस्तृत वर्णन था। इनमें जियांग यी और देव जादूगर जू यान से संबंधित मामले शामिल थे। ये सामग्रियां वास्तव में बाहर उपलब्ध नहीं थीं। इन सामग्रियों ने लिन मोयू को इस दुनिया की गहरी समझ प्रदान की। तब उसे एहसास हुआ कि शाही परिवार को हमेशा से पता था कि जियांग यी अभी भी जीवित है और जियांग यी का गुप्त क्षेत्र जियाजिंग अकादमी के तहखाने में स्थित है। बात यह नहीं थी कि जियांग यी ने कालकोठरी को चुना था, बल्कि बात यह थी कि उसके पास कालकोठरी को चुनने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। कालकोठरी के कक्ष में निरंतर मौजूद मौलिक ऊर्जा ही उसके गुप्त क्षेत्र को स्थायी रूप से विद्यमान रख सकती थी। उस समय हुए महान युद्ध में देव जादूगर जू यान पूरी तरह से गायब हो गए, और फिर युद्ध क्षेत्र संख्या 3 कालकोठरी प्रकट हुई। उस समय कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि देव जादूगर जू यान युद्ध क्षेत्र संख्या 3 में मौजूद थे, लेकिन वे उन्हें ढूंढ नहीं पाए। लिन मोयू जानती थी कि इसका कारण ये था कि देव जादूगर जू यान प्रकट नहीं होना चाहता था। उन सामग्रियों में प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बारे में भी कई बातें बताई गई थीं। लिन मोयू को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात आदिम गुप्त क्षेत्र और ड्रैगन किंग के महल कालकोठरी के बारे में जानकारी थी। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक लोग हमेशा से आदिम रहस्य क्षेत्र के बारे में उत्सुक रहे हैं। शक्तिशाली आदिम रून कौशल विभिन्न पेशेवर प्रणालियों से स्वतंत्र होते हैं और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। जिन लोगों को आदिम प्रतीक प्राप्त हुए, उनमें से अधिकांश अंततः उन्हें अपने पास नहीं रख सके। जिन लोगों ने प्रतीकों को सुरक्षित रखा और सम्मेलन को पूरा किया, वे अंततः आदिम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए और उन्हें कुछ प्राप्त हुआ। उनमें से बहुत कम लोग ही आदिम रून के कौशल को बरकरार रखने में सफल रहे। हालांकि उनके अनुसार जो कौशल स्थायी रूप से बरकरार रहे, उनकी शक्ति कुछ हद तक कम हो गई थी। आदिम रहस्य क्षेत्र के अंदर की स्थिति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। जो लोग बाहर आए, वे उस दौर की यादें खो बैठे। लगता है मुझे खुद जाकर पता लगाना पड़ेगा। प्राचीन युद्ध क्षेत्र का निचला हिस्सा बहुत लंबा नहीं होगा। लिन मोयू की आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। जब किसी ने आदिम प्रतीकों की कला को बरकरार रखा है, तो वह भी ऐसा कर सकता है। यदि शक्तिशाली सैनिक कौशल उसका अपना कौशल बन जाए, तो उसकी विस्फोटक शक्ति भयावह रूप से बढ़ जाएगी। आदिम गुप्त क्षेत्र की तुलना में ड्रैगन किंग के महल कालकोठरी के बारे में जानकारी और भी कम थी। बहुत से लोग ड्रैगन किंग के महल के तहखाने के अस्तित्व के बारे में जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग ही उसमें प्रवेश कर पाए थे। इसका मुख्य कारण प्रवेश योग्यता का अभाव था। रिकॉर्ड में उल्लेख था कि जियांग यी ने इसमें प्रवेश किया था, लेकिन इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं थी। जब लिन मोयू सामग्री पढ़ रहे थे, डोन फेंग याओ उनके बगल में एक नौकरानी की तरह चाय बना रही थी और पानी डाल रही थी। वह बीच बीच में डोन फेंगली से कुछ फुसफुसाती थी, जिससे उन्हें हंसी आ जाती थी। डोन फेंगली अपनी इस शाही पोती को बहुत पसंद करते थे। डोन फेंग याओ ने लिन मोयू के कुछ कार्यों के बारे में बताया, जिससे डोन फेंगली का लिन मोयू के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। 37वें स्तर पर एक देव सेनापति बनना, अकेले ही 10,000 की सेना को नष्ट करना, और अकेले ही 70वें स्तर के ड्रैगन योद्धा को चुनौती देना, यह अविश्वसनीय लग रहा था। डोन फेंग याओ ने यह भी बताया कि लिन मोयू उसे कालकोठरी से कैसे ले गई थी, जिससे डोन फेंगली को और भी अविश्वसनीय महसूस हुआ। लिन मोयू बहुत तेजी से पढ़ती थी, उसकी याददाश्त बहुत तेज थी। महज आधे दिन में ही उसने किताबों की अलमारी में रखी सारी प्राचीन पुस्तकें पढ़ डाली। उन्होंने बहुत सारा गुप्त ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उनका अनुभव समृद्ध हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई, और लिन मोयू को लगा कि उसे इस दुनिया की गहरी समझ प्राप्त हो गई है। इससे उनके पेशे को भी फायदा हुआ।
डोन फेंग याओ ने खुशी से पूछा, कैसा रहा? क्या तुम्हें कुछ फायदा हुआ? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, बुरा नहीं है, वाकई कुछ सामग्रियां बाहर उपलब्ध नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश। डोन फेंग याओ ने उलझन में पूछा, दुर्भाग्यवश क्या हुआ? दुर्भाग्यवश मुझे वह नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी, लिन मोयू ने धीरे से कहा और किताब को वापस शेल्फ पर रख दिया। डोन फेंग ली ने कहा, जनरल लिन, आप क्या जानना चाहते हैं? शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लिन मोयू ने कहा, मैं वीरान शून्य भूमि और प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ऊपरी परत के मुख्य क्षेत्र के बारे में जानना चाहता हूँ, विशेष रूप से केंद्रीय बॉस के बारे में जानकारी। डोन फेंग ली ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज थीं, और वह लिन मोयू को देख रहा था। उसके शरीर से एक दिव्य आभा उत्पन्न हुई। ईश्वरीय आभा भी लिन मोयू को दबा नहीं सकी। लिन मोयू ने शांत भाव से डोन फेंग ली की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं? उन्होंने अनुमान लगाया कि शाही परिवार के पास और भी गुप्त जानकारी होनी चाहिए। अभी अभी प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से उन्हें पता चला कि दिव्य ग्रीष्म ऋतु साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस पर डोनफेंग परिवार का शासन रहा है। अब तक इसका इतिहास हजारों वर्षों का है। इतने लंबे इतिहास के साथ डोनफेंग परिवार की नींव निश्चित रूप से भयावह होगी। राजपरिवार की एक शक्तिशाली सदस्य होने के नाते डोनफेंगली को बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। डोनफेंगली की प्रतिक्रिया ने मूल रूप से लिन मोयू के अनुमान की पुष्टि कर दी। डोन फेंग ली ने गहरी सांस ली और अपना हाथ हिलाया, और किताबों की अलमारी अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई। फिर उस चट्टान की गहराई से एक और किताब उड़कर आई। आपको जो जानकारी चाहिए वह यही है। आम लोग इसे नहीं देख सकते, यहां तक कि याओ याओ के पास भी इसे देखने की योग्यता नहीं है। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई, मैं आपकी एहसानमंद हूं। यहां तक कि डोनफेंग याओ के पास भी इसे देखने की योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे उसे देखने के लिए दिया गया था। इसका तात्पर्य यह था कि उसे एक बहुत बड़ा उपकार किया गया था और उसे इसे याद रखना चाहिए। लिन मोयू बातूनी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे मानवीय संबंधों से अनभिज्ञ भी नहीं थे। अगर उसे अब भी यह बात समझ नहीं आई, तो वह सचमुच मूर्ख होगा। डोन फेंगली को यही जवाब चाहिए था। उसने तुरंत किताब लिन मोयू की ओर फेंक दी। वीरान शून्य भूमि और उस बॉस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस कुछ ही पन्ने थे। लिन मोयू को कभी उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र में मौजूद बॉस का संबंध निर्जन शून्य भूमि से होगा। इसके अलावा दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य की स्थापना के समय से ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र में बॉस का अस्तित्व पहले से ही था। इसके अस्तित्व को इतिहास के पैमाने पर नहीं मापा जा सकता था। ऐसा कहा जाता था कि इन दोनों के बीच एक संबंध था, क्योंकि एक बार निर्जन शून्य भूमि से एक भयानक जानवर प्राचीन युद्ध क्षेत्र में घुस आया था और उसने हर जगह नरसंहार किया था। अंततः मूल क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली भयानक ऊर्जा ही इन सभी निर्जन प्राणियों की मृत्यु का कारण बनी। इससे लिन मोयू को यह एहसास हुआ कि निर्जन जानवर अजेय नहीं थे, ये केवल इस बात का सवाल था कि क्या शक्ति पर्याप्त थी। पढ़ने के बाद लिन मोयू ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ हासिल हुआ हो, लेकिन साथ ही कुछ भी नहीं। खैर, उस पर किसी का एहसान था, और अगर भविष्य में मौका मिला तो वह उसे चुका देगा। शाही परिवार कई तहखानों पर भी नियंत्रण रखता था। हालांकि इनका आकार जिया जिंग अकादमी के तहखानों जितना विशाल नहीं था, लेकिन इनकी गुणवत्ता अच्छी थी। युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए यह पर्याप्त था। डोन फेंग याओ लिन मोयू को उस कालकोठरी में ले गया जिसे उन्नत करने की आवश्यकता थी। यही वह कालकोठरी है। कालकोठरी के भंवर पर बिजली की रोशनी टिमटिमा रही थी, और लिन मोयू उसे एक अजीब भाव से देख रही थी। यह एक लेवल 45 का कालकोठरी निकला। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 356। अध्याय 356। 356। अध्याय 356। एक ईश्वर सेनापति का अपमान नहीं किया जा सकता। 5 मौलिक कालकोठरियों में से एक, बिजली की मौलिक कालकोठरी। आग, पानी, हवा, बिजली, प्रकाश। 5 महान मौलिक कालकोठरी। उनमें से 3 ने कालकोठरी पर कब्जा कर लिया था। केवल प्रकाश और बिजली ही नहीं मिल पाए। संयोगवश लिन मोयू रसातल लोक में प्रवेश कर गई और अंततः प्रकाश तत्व कालकोठरी में पहुंच गई। केवल बिजली से संबंधित रहस्यमय कालकोठरी ही बची थी, जिसका पता अज्ञात था। अप्रत्याशित रूप से, बिना किसी प्रयास के, बिजली से भरा रहस्यमय कालकोठरी ठीक उसकी नाक के नीचे था।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिजली से संबंधित जादुई कालकोठरी तुम्हारे हाथों में होगी, लिन मोयू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। डोन फेंग याओ ने कहा, दशकों पहले मेरे परिवार के पूर्वजों को संयोगवश बिजली तत्व का कालकोठरी मिल गया था और वे इसे वापस ले आए थे। पांचों महान मौलिक कालकोठरियों की अपनी अनूठी किंवदंतियां थीं। तथ्यों से साबित हुआ कि ये किंवदंतियां निराधार नहीं थीं। डोन फेंग याओ ने पूछा, क्या आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं, भगवान जनरल लिन? किसी कालकोठरी को अपग्रेड करने की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। मैं केवल कोशिश करके देख सकती हूँ, लिन मोयू ने अभी भी पूरी तरह से सहमति नहीं जताई। डोन फेंग याओ ने कहा, यह तो स्वाभाविक है। ये कालकोठरी हमारे पास दशकों से है और हम इसे हजारों बार साफ कर चुके हैं। ये रही कालकोठरी की सामग्री, एक नजर डालिए। डोन फेंग याओ से कालकोठरी सामग्री 793 प्राप्त करने के बाद उसने जल्दी से स्कैन किया और विशिष्ट सफाई प्रक्रिया को समझ लिया। शाही परिवार ने इस कालकोठरी की पूरी तरह से छानबीन की, हर छोटी बड़ी बात पर शोध किया, फिर भी वे कालकोठरी के उन्नयन को पूरा करने में असमर्थ रहे। उन्होंने कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार डोन फेंग याओ ने लिन मोयू को डंजन हॉल में जल तत्व वाले डंजन को आसानी से अपग्रेड करते हुए देखा, और बाद में सुना कि लिन मोयू ने अग्नि और वायु तत्व वाले डंजन के अपग्रेड भी पूरे कर लिए हैं। तभी उनके मन में लिन मोयू से मदद मांगने का विचार आया। सामग्री पढ़ने के बाद लिन मोयू ने अपने मन में एक मोटा मोटा अनुमान लगा लिया था। डोन फेंग याओ ने आगे कहा, यदि आपकी कोई शर्तें हैं तो बेझिझक बताएं। जब तक मैं इसे कर सकता हूं, मैं सहमत हो जाऊंगा। लिन मोयू ने कहा, मेरी विनती सीधी सादी है। अगर कालकोठरी का उन्नयन पूरा हो जाता है तो मैं उसे कुछ बार साफ करना चाहता हूं। जब तक मैं उसे पर्याप्त बार साफ नहीं कर लेता, तब तक किसी और को इस कालकोठरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। दरअसल यह कोई अत्यधिक मांग नहीं थी, बस थोड़ी अजीब थी। स्पष्ट है कि किसी कालकोठरी को साफ करने से अन्य कालकोठरियों में कोई बाधा नहीं आती है। हालांकि डोन फेंग याओ ने आगे कुछ नहीं पूछा और वह इस अनुरोध पर सहमत होने ही वाली थी। अचानक पीछे से एक धीमी सी आवाज आए, मैं सहमत नहीं हूं। यह मेरे शाही परिवार का तहखाना है। एक बाहरी व्यक्ति को यहां हुक्म चलाने का अधिकार कब से मिल गया? एक सुंदर युवक को पास आते देख डोन फेंग याओ के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह डोन फेंग याओ से लगभग 10 साल बड़ा प्रतीत होता था, आलीशान पोशाक पहने हुए था और उसका हावभाव असाधारण था। हालांकि लिन मोयू उसका वास्तविक स्तर नहीं जान सका, लेकिन वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि वह युवक लगभग 45वें स्तर का था। डोन फेंग याओ से 10 साल बड़ा, फिर भी केवल 45वें स्तर का। यह व्यक्ति डोन फेंग याओ से कहीं अधिक निम्न स्तर का था। न केवल उनकी प्रतिभा निम्न स्तर की थी, बल्कि उनके बोलने का तरीका भी कहीं अधिक खराब था। डोन फेंग याओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर तुरंत कहा, यह मेरा दूसरा भाई डोन फेंग शुन है। लिन मोयू ने दूसरे पक्ष की पहचान समझ ली थी, वह शाही परिवार का सदस्य, एक राजकुमार था। डोन फेंग शुन बिना लिन मोयू की ओर देखे ही आगे बढ़ा। यहाँ कौन आवारा बिल्ली कुत्ता बकवास कर रहा है? इस तरह के व्यक्ति को हमारे शाही परिवार के तहखाने में हुकुम चलाने का अधिकार कब से मिल गया? याओ याओ, तुम इस अप्रिय व्यक्ति के साथ कब जुड़ गई? डोन फेंग याओ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन शब्दों ने लिन मोयू को बहुत अपमानित किया था। लिन मोयू की आंखों में एक खतरनाक आभा झलक उठी। किसी ने उसे आवारा बिल्ली या कुत्ता कहा। एक अप्रिय चरित्र, एक महान सेनापति का अपमान नहीं किया जा सकता। उसकी आध्यात्मिक दुनिया में डोमेन स्पिरिट स्टोन धीरे धीरे घूम रहा था, और हत्या के इरादे का एक अंश रिसकर बाहरी दुनिया में प्रकट हो रहा था। जान से मारने का इरादा। डोन फेंग याओ की इंद्रियां तेज थीं, और उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। लिन मोयू की हथेली में आग की एक लपट दिखाई दी। एक खतरनाक और भयावह आभा उमड़ पड़ी। नहीं, डोन फेंग याओ ने जोर से चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक ज्वाला नीचे उतरी, और डोन फेंग शुन ने तुरंत एक भयानक चीख मारी। वह जमीन पर सिकुड़कर बैठ गया, खुद को कसकर पकड़ लिया और लगातार चीखता रहा। लिन मोयू ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उसने आत्मा ज्वाला के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश ही इस्तेमाल किया। अन्यथा एक भी गलती से वह डोन फेंग शुन को मार सकता था। यह मजेदार नहीं होगा। पहले लिन मोयू अपनी क्षमताओं की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता था,
लेकिन डिवाइन समर टॉवर की परीक्षाओं के बाद अब वह उन्हें स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है। इन 20 दिनों में उसने हजारों लड़ाइयां लड़ी और उसकी उपलब्धियां आश्चर्यजनक थीं। लॉ फिर से टिमटिमा उठी और डोनफेंग शुन ने एक और चीख मारी। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन दर्द बेहद था। डोनफेंग याओ दया की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन जब उसकी नजर लिन मोयू की निगाहों से मिली तो वह कांप उठी। लिन मोयू की आंखें अभी भी शांत और उदासीन थीं, लेकिन ये शांति सामान्य से अलग थी, इसमें कोई भावना नहीं थी। लिन मोयू की निगाहों ने डोनफेंग याओ को बताया, चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलो। जैसे ही लिन मोयू की हथेली फिर से लेप्टो से जगमगा उठी, वातावरण में हत्या का इरादा व्याप्त हो गया, और डोनफेंग शुन दर्द से चीखता रहा। लिन मोयू ने अपनी क्षमताओं पर नियंत्रण रखते हुए न तो उसे मारा और न ही उसे बेहोश होने दिया, बल्कि उसे केवल यातना दी। डोनफेंग याओ चाहती थी कि लिन मोयू रुक जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। लिन मोयू के साथ उनका रिश्ता उतना घनिष्ठ नहीं था। इसके अलावा लिन मोयू का दर्जा क्या था? वह एक ईश्वरीय सेनापति था, जो ईश्वरीय स्तर के विशेषज्ञों के बराबर का अस्तित्व रखता था। किसी को आवारा बिल्ली या कुत्ता कहना एक अप्रिय चरित्र मानना। लिन मोयू ने उसे सीधे न मारकर पहले ही शिष्टाचार का परिचय दे दिया था। यह देखकर कि लिन मोयू का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, डोनफेंग याओ ने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। उसने अपने लापरवाह शब्दों से खुद ही यह मुसीबत मोल ली थी, इसलिए थोड़ा कष्ट सहना तो बनता ही था। महल में चीखें गूंज उठी, जिससे अंततः दूसरों का ध्यान आकर्षित हुआ। महल के पहरेदारों का एक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। जमीन पर लेटे हुए व्यक्ति को देखकर उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अग्रणी योद्धा ने तुरंत अपना हथियार निकाला और लिन मोयू की ओर धावा बोल दिया। रुको! डोनफेंग याओ ने गुस्से से चिल्लाया। लेकिन वह एक कदम देर हो चुकी थी। लिन मोयू ने बस अपनी उंगली आगे की ओर इशारा किया। कौशल, कंकालनुमा नुकीले दांत। कंकालनुमा नुकीले दांतों की एक बौछार, जिनमें से प्रत्येक में भयानक भेदन शक्ति थी, दहाड़ते हुए बाहर निकली। लिन मोयू के आध्यात्मिक गुण, जब वह 39वें स्तर पर था, उसकी तुलना में 4 गुना बढ़ गए थे। हालांकि कंकाल दांत कौशल में केवल एक स्तर की वृद्धि हुई थी, लेकिन उसकी शक्ति कम से कम 3 गुना बढ़ गई थी। हॉल में तेज रोशनी फैली हुई थी, जो चकाचौंध भरी सफेद थी। आक्रमणकारी योद्धा के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसी क्षण उसे मृत्यु का खतरा महसूस हुआ। न केवल उसकी मृत्यु होगी, बल्कि उसके पीछे मौजूद उसके साथी भी मारे जा सकते हैं। कौशल, समूह रक्षा। योद्धा ने सहज रूप से अपनी रक्षात्मक क्षमता को सक्रिय कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लेवल 50 पर होने के बावजूद, उसे मात्र लेवल 40 के प्रतिद्वंद्वी का सामना करने में इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा था। उन्हें मिले समर्थन ने उनकी प्रतिष्ठा को तेजी से बढ़ाया, जिससे उनके कौशल की शक्ति में वृद्धि हुई। कंकालनुमा नुकीले दांतों ने रक्षात्मक अवरोध पर हमला किया, जिससे वह विकृत हो गया और लगभग चकनाचूर हो गया। योद्धा ने दांत पीसकर दृढ़ता दिखाए और अंततः हमले का सामना करने में सफल रहा। इससे पहले कि वह सांस ले पाता, कंकालनुमा दांतों की एक और बौछार उसकी ओर उड़ती हुई आ गई। वे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? उसके चेहरे के भाव बदल गए, और वह केवल हताशा में अपनी रक्षात्मक दीवार को थामे रखने में असमर्थ रहा। लिन मोयू का हमला महज एक बार का हमला नहीं था। एक ही सेकंड में, लिन मोयू ने कंकालनुमा दांतों की 3 लहरें छोड़ी। एक सेकंड में 3 बार गेंद फेंकना, यही उसकी वर्तमान सीमा थी। नाइट केवल स्केलेटल फैंग्स की पहली लहर को ही रोक पाया था और दूसरी लहर का सामना नहीं कर सका। उसकी रक्षापंक्ति टूट गई, और उसने अपनी ढाल को अपने सामने पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर चमक रहा था। एक्सट्रीम डिफेंस सक्रिय हो गया था, और साथ ही उसकी ढाल भी बड़ी हो गई। कौशल, ढाल का विशालीकरण। विशाल ढाल एक्सट्रीम डिफेंस के साथ मिलकर उसके पीछे मौजूद उसके साथियों को मजबूती से सुरक्षित रखती थी। इस समय तक, उसके पीछे मौजूद 2 जादूगरों ने लिन मोयू पर अपनी शक्तियां साध ली थीं। लिन मोयू ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया जब उसके हाथों में 2 ज्वालाएं प्रकट हुई। कौशल, आत्मा की ज्वाला। डबल कास्ट। 2 चीखें सुनाई दी क्योंकि दोनों जादूगरों को अपनी कला का प्रदर्शन करने से पहले ही रोक दिया गया और वे तुरंत बेहोश हो गए। ये दोनों प्रहार पहले वाले प्रहारों की तुलना में कहीं अधिक जोरदार थे, और दोनों जादूगर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े।
लिन मोयू ने 2 कदम आगे बढ़कर योद्धा के सामने खड़े होकर ढाल की ओर एक उंगली से इशारा किया। कौशल, कंकालनुमा नुकीले दांत। बैंग बैंग बैंग। 0.8 सेकंड, फिर से स्केलेटल फैंग्स के 3 हमले। लेकिन इस बार सभी कंकालनुमा दांत एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर फूट पड़े। अत्यधिक रक्षात्मक क्षमता पल भर में चकनाचूर हो गई और योद्धा चीखते हुए हवा में उड़ गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। 5 लोगों के उस दल में से जो तुरंत मौके पर पहुंचा, केवल सहायक और उपचारक ही खड़े रह पाए। लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। उनके आने से लेकर अंत तक 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा। डोनफेंग याओ स्तब्ध होकर खड़ा रहा। क्या ऐसी युद्ध क्षमता मानवीय रूप से संभव थी? यह न केवल देखने में मनमोहक था, बल्कि सहज और सुचारू भी था। यह बहुत ही शक्तिशाली था। जैसे ही लिन मोयू मुड़ी, आग की लपटें फिर से झिलमिला उठी। शाही परिवार के जिस सदस्य ने अभी अभी चैन की सांस ली थी, उसने एक और चीख मारी। लिन मोयू उसे भूली नहीं थी। लिन मोयू मन में द्वेष रखती थी। डोनफेंग याओ ने बड़ी बड़ी आंखों से ये सब देखा और मन ही मन सोचने लगी कि भविष्य में उसे लिन मोयू को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। यहाँ हुई लड़ाई ने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया और एक विशाल आभा छा गई, मानो कोई उड़ता हुआ आ रहा हो। हवाई उड़ान एक उच्च स्तरीय पेशा है जिसका स्तर 70 से ऊपर होता है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 357। अध्याय 357। 357। अध्याय 357। बिना सोचे समझे बोलना। दोषी। वह व्यक्ति हवा में खड़ा होकर हॉल की स्थिति देख रहा था। लिन का चेहरा एकदम बदल गया और वह गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महल में राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? लिन मोयू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे उसके अंदर एक और भी खतरनाक आभा प्रकट हुई। वह पहले भी 70वें स्तर के दुश्मनों को मार चुका था। डोनफेंग याओ तेजी से बाहर भागी और जोर से चिल्लाए, छठे चाचा, यह एक गलतफहमी है। अगर उसने इसे नहीं रोका, तो स्थिति सचमुच बेकाबू हो सकती थी। लिन मोयू की मरे हुए सैनिकों की सेना को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अगर सचमुच में कोई लड़ाई छिड़ गई तो महल का आधा हिस्सा नष्ट हो सकता है। अगर लिन मोयू चुपचाप खड़ा रहता और उन्हें उसे मारने देता, तब भी उसके अपने पिता भी उसे मारने की हिम्मत नहीं करते। अन्यथा पागल देवता बाई शेन निश्चित रूप से पूरे महल को ध्वस्त कर देंगे। डोनफेंग याओ को हस्तक्षेप करते देख लिन मोयू समझ गई कि लड़ाई नहीं होगी। लिन मोयू ने अपनी कुशलता वापस ले ली और हमला करना बंद कर दिया। जमीन पर लेटे हुए डोनफेंग शुन ने आखिरकार चैन की सांस ली। उसने बचे हुए दर्द को सहन किया और उठने के लिए संघर्ष करते हुए जोर से चिल्लाया, छठे चाचा, उसे मार डालो, उसे मार डालो। उसके बोलने से पहले ही डोनफेंग शुन अचानक फिर से चीख उठा। इस बार दर्द पहले से कहीं ज्यादा था और वह सिकुड़कर गेंद की तरह जमीन पर लौटने लगा। जिस छठे चाचा का उन्होंने जिक्र किया था, उसने लिन मोयू को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डोनफेंग याओ ने जल्दी से कहा, छठे चाचा, वह इसके लायक ही था। डोनफेंग याओ ने जल्दी से लिन मोयू से कहा, ये मेरे छठे चाचा डोनफेंग मु है। उसे डर था कि कहीं दोनों के बीच लड़ाई शुरू न हो जाए, जो बेकाबू हो जाएगी। डोनफेंग मु थोड़ा हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डोनफेंग याओ ऐसी बात कहेगा। उसके सामने खड़ा ये युवक कौन था? आखिर डोनफेंग शुन डोनफेंग याओ का भाई था। हालांकि वह सगा भाई नहीं था, फिर भी वह राजकुमार था। शाही परिवार के सदस्यों को एकजुट रहना चाहिए, लेकिन वह एक बाहरी व्यक्ति का बचाव कर रही थी। लिन मोयू ने हमला जारी नहीं रखा, लेकिन आत्मा की ज्वाला अभी भी उसकी हथेली में नाच रही थी, मानो किसी भी क्षण प्रहार करने के लिए तैयार हो। इस बार डोनफेंग शुन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन उसने दोबारा चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। उसने घृणा और भय से भरी आंखों से लिन मोयू को देखा। यह आदमी बहुत डरावना था, बिना कुछ बोले हमला कर देता था, और उसके कौशल बहुत ही अजीब थे। एक के बाद एक और लोग आते गए, हवा में खड़े होते गए, और जल्द ही आकाश लोगों से भर गया। वे सभी शाही परिवार के सदस्य थे, सभी 70वें स्तर से ऊपर के शीर्ष स्तर के पेशेवर थे। एक विशाल आभा आकाश में फैल गई, जिसने पूरे महल को घेर लिया। उनके आने से डोनफेंग शुन को काफी आत्मविश्वास मिला और उसने फिर चिल्लाकर कहा, तुम्हारा काम तमाम हो गया, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं?
मैं एक राजकुमार हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, तुम खुद को क्या समझते हो? अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह फिर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा, लगातार रोने लगा। डोन फेंग याओ ने अपना माथा पीटते हुए कहा, वह सचमुच सीखता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत की तलाश में कई लोगों ने गुस्से में चिल्लाया, लेकिन डोन फेंग याओ लिन मोयू के सामने खड़ी रही और वे हिल भी नहीं सके। डोन फेंग याओ ने कहा, उसका नाम लिन मोयू है, वो पागल देवता और बाई शेन का शिष्य है, और वह एक देव सेनापति है। ये शब्द सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। ये युवक वास्तव में एक महान सेनापति था। फिर उन्होंने लिन मोयू के कंधे पर लगा बैंगनी रंग का सैन्य बैज देखा। उन्होंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उन्होंने इसे देखा तो उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। इसके अलावा वह पागल देवता और बाय शेन का शिष्य था। इनमें से कोई भी पहचान चौंकाने वाली होने के लिए काफी थी। विशेषकर एक ईश्वर सेनापति की पहचान, जो कि ईश्वर स्तरीय शक्ति संपन्न व्यक्तियों के समकक्ष होने के लिए पर्याप्त थी। एक ईश्वरीय सेनापति पर हमला करने के लिए उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। भले ही वे शाही परिवार के सदस्य थे, वे इसके परिणामों को सहन नहीं कर सके। वे तुरंत नीचे उतरे और डोन फेंग याओ ने जल्दी से बताया कि अभी अभी क्या हुआ था। सभी ने लिन मोयू का बड़े आदर के साथ अभिवादन किया। किसी ने डोनफेंग मुंह की ओर देखते हुए कहा, एक भगवान सेनापति को आवारा बिल्ली या कुत्ता कहना और उसे तुच्छ समझना सीधे सीधे मौत को दावत देना है। ईश्वर समान सेनापति का अपमान नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि शासक को भी ईश्वर समान सेनापति का सम्मान करना चाहिए। तुम खुद को क्या समझते हो? बिना किसी सैन्य उपलब्धि और बिना किसी योगदान के, सिर्फ राजकुमार की उपाधि धारण करके तुम्हें एक महान सेनापति का अपमान करने का साहस किसने दिया? यहाँ के सभी लोग डोनफेंग मू के बुजुर्ग थे, जिनमें से अधिकांश ने सेना में सेवा की थी। वे सेना में गॉड जनरल के दर्जे को जानते थे। अगर आज यहाँ लिन मोयू को कुछ हो गया तो बाय येयुवान और यान कुआंगशेन का उल्लेख नहीं है। एक दिन के भीतर ही सेना युद्ध के मैदान से वापस आ जाएगी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप शाही परिवार से हैं या नहीं। सैनिकों की नजर में एक महासैनिक सर्वोच्च होता था। डांग फेंग शुन डांट सुनकर कांप उठा, उसमें खंडन करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखें नहीं थी और उसका मुंह खुला रहता था। उसने दूसरों का अपमान किया, लेकिन अंत में उसे ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। डोन फेंग याओ ने भी अपने कुल भाई को ठंडी निगाहों से देखा, जो मदद से ज्यादा बाधा साबित हो रहा था। अगर लिन मोयू ने संयम न बरता होता और उसे सीधे ही न मार डाला होता, तो उसे समझ नहीं आता कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। डोन फेंग शुन को कई बुजुर्ग अपने साथ ले गए। डोन फेंग याओ ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लिन मोयू, मुझे पहले हुई घटना के लिए वास्तव में खेद है। उसने लिन मोयू को उसके नाम से पुकारा ताकि उसके साथ घनिष्ठ संबंध बन सके और वे अधिक परिचित लगें। आखिरकार उन्होंने कुछ बार बात की थी, वे नामात्र के दोस्त थे। लिन मोयू ने कहा, क्या आप मेरी पहले कही बात से सहमत हैं? डोन फेंग शुन का मामला लिन मोयू से संबंधित नहीं था। उनकी नज़र में डोन फेंग शुन महज एक मामूली इंसान था। लिन मोयू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह राजकुमार था या नहीं। उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाकर और अधिक की मांग नहीं की। अब वह सिर्फ लाइटनिंग एलिमेंटल डंजन में प्रवेश करना चाहता था, अपग्रेड पूरा करना चाहता था और जो उसे चाहिए था वह हासिल करना चाहता था। डोन फेंग याओ बेहद खुश हुई और उसने तुरंत कहा, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। लिन मोयू ने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा और सीधे कालकोठरी में प्रवेश कर गई। लिन मोयू को अंदर आते देख डोन फेंग याओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। वहां मौजूद लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि डोन फेंग याओ ने लिन मोयू के साथ किस बात पर सहमति जताई थी। डोन फेंग याओ ने अपने और लिन मोयू के बीच हुए समझौते के बारे में बताया। चाचाओं और बुजुर्गों, क्या आपको लगता है कि याओ का निर्णय सही था या गलत? उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, अगर लिन मोयू वाकई कालकोठरी को अपग्रेड कर सकता है, तो उसे कुछ बार इसे साफ करने देने में क्या बुराई है? बिल्कुल सही, कालकोठरी वहीं पड़ी है, उसे खाली करने से वह खराब नहीं होगी। डोन फेंग शुन बिना स्थिति जाने क्या सोच रहा था। सौभाग्य से लिन मोयू ने कोई द्वेष नहीं रखा, वरना अगर वह उसे मार डालता तो तर्क करने का कोई आधार ही नहीं बचता। वे इस बात से पूरी तरह सहमत थे।
अगर लिन मोयू ने डोनफेंग शुन को मार भी दिया होता तो क्या वे लिन मोयू को मारने की हिम्मत करते? वे लिन मोयू को मारने या उसे घायल करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस मामले की शुरुआत डोनफेंग शुन के लापरवाह शब्दों से हुई थी। एक महान सेनापति का अपमान नहीं किया जा सकता, ये केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है जो हर सैनिक के दिल में अंकित है। जो भी व्यक्ति सेना में सेवा कर चुका है और युद्ध के मैदान में रहा है, उसे यह बात याद रहेगी। ईश्वर के सेनापतियों ने ही मानव जाति के शांतिपूर्ण जीवन का समर्थन किया है। किसी ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि डोनफेंग शुन को बहुत आराम मिला है, उसे कुछ प्रशिक्षण के लिए सेना में जाना चाहिए। हाँ, वह पहले से ही 45वें स्तर पर है, उसके लिए सेना में प्रशिक्षण लेना अच्छा है। तो फिर बात पक्की हो गई। हालांकि हमारे शाही परिवार का सेना में बहुत कम प्रभाव है, लेकिन किसी को भेजना कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वह युद्ध के मैदान में मर जाए तो क्या होगा? अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या हुआ? क्या शाही परिवार के किसी सदस्य का जीवन दूसरों से अधिक कीमती है? दूसरे मर सकते हैं, लेकिन हम नहीं। पूर्वजों की शिक्षाओं को मत भूलो। हाल ही में जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है कि शाही परिवार के सभी सदस्यों को सैन्य सेवा में जाना चाहिए। उन्होंने चर्चा शुरू की और चर्चा का दायरा बढ़ता चला गया। डोनफेंग याओ यह महसूस करके दंग रह गया कि हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। और इन सब का दोषी डोनफेंग शुन था। संभवतः शाही परिवार के अधिकांश सदस्य उनसे नफरत करते होंगे। अगर उनके लापरवाह शब्दों की वजह से ऐसा न होता, तो शाही परिवार के कुछ आलसी सदस्य अब भी अपने जीवन का आनंद ले रहे होते। अब अच्छे दिन खत्म हो चुके थे, सेना को इस बात की परवाह नहीं थी कि आप शाही परिवार से हैं या नहीं। वे सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। डोनफेंग याओ इस बात को अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि उसने कुछ समय सेना में बिताया था। बिजली की घाटी नामक वह विद्युत तत्व से युक्त कालकोठरी, बिजली का एक सागर थी। लिन मोयू ने कई प्रकार की बिजली देखी। आकाश में बादलों से बिजली गिरी। वहां बिजली भी कड़क रही थी, जिससे बिजली का एक समुद्र सा बन गया था, मानो बादल जमीन पर मंडरा रहे हो। वहां गेंद के आकार की बिजली भी चमक रही थी, जो जमीन पर लुढ़क रही थी। जैसे ही लिन मोयू ने कालकोठरी में प्रवेश किया, उस पर दर्जनों बिजली के झटके लगे, लेकिन उसका कंकाल कवच उन्हें रोकने के लिए काफी मजबूत था। डोनफेंग याओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लिन मोयू जानता था कि उस पर हमला करने वाले ये सभी बिजली के बोल्ट बिजली प्रकार के राक्षस थे। हवा में तैरते उन राक्षसों को बिजली के बादल कहा जाता था। बिजली का सागर अनेक बिजली आत्माओं से बना था। जमीन पर लुढ़कने वाली गेंदों को बॉल लाइटनिंग कहा जाता था। इनमें से बॉल लाइटनिंग का हमला सबसे शक्तिशाली था और कंकाल कवच ने इस पर सबसे अधिक प्रतिक्रिया दी। उनका स्तर 46 और 47 के बीच था। लिन मोयू ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्हें खुद पर हमला करने दिया। उसने डोनफेंग याओ द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया। शाही परिवार ने कई तरीके आजमाए थे, लेकिन कालकोठरी को उन्नत कैसे किया जा सकता था? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 358। अध्याय 358। 358। अध्याय 358। कालकोठरी का उन्नयन। डोनफेंग शुन को दोष दें। लिन मोयू ने कालकोठरी में मौजूद राक्षसों पर हमला नहीं किया। कालकोठरी के अपग्रेड को सक्रिय करने के लिए कई संभावित स्थितियां हैं, न कि केवल राक्षसों को सबसे तेज गति से मारना। इस विधि का उपयोग करके सभी राक्षसों को खत्म करके अग्नि देवता मंदिर और जल देवता आंगन कालकोठरियों को उन्नत बनाया गया। हालांकि वलविंड प्लेन्स कालकोठरी अलग थी, इसमें वलविंड प्लेन्स के हर एक राक्षस को खत्म करना आवश्यक था, यहां तक कि सबसे छिपे हुए कोनों में भी एक को नहीं छोड़ना था। तभी कालकोठरी का अपग्रेड शुरू हुआ। लाइट एलिमेंटल डंजन सबसे विचित्र था, क्योंकि इसमें अपग्रेड की कोई अवधारणा नहीं थी। जब तक कोई प्रकाश तत्व के विस्फोट को सहन कर सकता था, तब तक इसे सफलता माना जाता था। जहां तक वर्तमान लाइटनिंग एलिमेंटल डंजन की बात है, वह हर जगह लाइटनिंग एलिमेंटल स्पिरिट मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। एक पल के लिए लिन मोयू असमंजस में पड़ गई कि आगे क्या किया जाए। मैं तो बस इसे आजमा कर देख सकता हूँ। हालांकि शाही परिवार ने भी कम समय में बड़ी संख्या में राक्षसों को नष्ट करने की इस विधि को आजमाया है, लेकिन गति निश्चित रूप से मेरी मरे हुए सैनिकों की सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। नाइटमेयर कठिनाई स्तर पर इस कालकोठरी में केवल 6 लोग ही समा सकते थे।
चाहे वे कितनी भी तेजी से राक्षसों को मार गिराएं, लिन मोयू की हजारों सदस्यों वाली अमर सेना की गति को पार करना असंभव था। एक विचार के साथ ही मरे हुओं की सेना कालकोठरी में प्रकट हुई और एक साथ हमला शुरू कर दिया। 20 मरे हुए लोगों की सेनाएं, जिनमें से प्रत्येक में 600 कंकाल हैं। इनमें से 200 कंकाल योद्धा थे, 200 जादूगर थे और 200 तीरंदाज थे। कुल 12,000 कंकाल। जैसे ही मरे हुए लोगों की सेना प्रकट हुई, वे आगे बढ़ गए। कालकोठरी का इलाका एक घाटी थी, जो बहुत गहरी नहीं थी। घाटी का प्रवेश द्वार दोनों ओर लगभग 5,000 मीटर चौड़ा था। कंकालों ने बिजली के तत्व वाले राक्षसों का शीघ्र ही सफाया कर दिया। लिन मोयू ने समय का ध्यान रखा और 10 मिनट से भी कम समय में घाटी का प्रवेश द्वार राक्षसों से पूरी तरह से साफ हो गया। मौलिक राक्षसों ने शव नहीं छोड़े, इसलिए शव विस्फोट का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। ये गति पहले से ही सीमा थी। लिन मोयू के अनुमान के अनुसार अगर 6 लोगों की टीम होती, तो यहाँ के सभी राक्षसों को हराने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते। वह उनसे कम 10 गुना तेज था। यदि इसके बावजूद कालकोठरी का अपग्रेड शुरू नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये था कि इस लाइटनिंग वैली कालकोठरी का अपग्रेड शुरू करने के लिए क्लियरिंग स्पीड पर निर्भर नहीं था। यह न तो गति बढ़ाने के बारे में है, न ही सभी राक्षसों को खत्म करने के बारे में। ये वुलविंड प्लेन्स से भी अलग है। उसने घाटी के बाहर के सभी राक्षसों को पहले ही साफ कर दिया था, जो काम शाही परिवार ने भी पहले ही कर दिया था। लेकिन ये किसी काम का नहीं है। लिन मोयू ने घाटी के प्रवेश द्वार की ओर देखा। घाटी के भीतर से लगातार गरजने की आवाजें आ रही थी। इस बार ये कालकोठरी के राक्षस नहीं थे, बल्कि असली बिजली और गरज थी। डोन फेंग याओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, घाटी में प्रवेश करने के बाद मुझे जल्द ही एक चौराहे का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहे जो भी रास्ता अपनाऊं, अंततः मैं इस घाटी से बाहर निकलने में सक्षम हो जाऊंगा। मोड़ में प्रवेश करने के बाद बिजली गिरेगी। बिजली की आक्रमण शक्ति अत्यंत प्रबल है, जिसके कारण पूरी टीम को लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता है और पीछे हटना असंभव हो जाता है। ये जानकारी डोनफेंग परिवार से मिली थी। डोनफेंग परिवार ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन वर्षों में उन्होंने हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन फिर भी वे कालकोठरी के उन्नयन को पूरा करने में असमर्थ रहे। लिन मोयू को जल्द ही एक ऐसे मोड़ का सामना करना पड़ा जहां दोनों पक्षों के बीच चुनाव करना मुश्किल था। उसके सामने 6 रास्ते थे। आकाश में बिजली चमकी और गरज उठी, जबकि उसके पीछे बिजली की तेज बौछारें बरस रही थी। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जिस बिंदु पर बिजली गिरी थी, वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिससे उसे चुनाव करने के लिए बहुत कम समय बचा था। कुछ ही मिनटों में उस पर बिजली गिर जाएगी। लिन मोयू की आंखें अचानक चमक उठी। क्या यह इस तरह हो सकता है? 6 रास्ते, 6 पेशे। प्रत्येक पेशे को अपने दम पर एक अलग रास्ते पर चलना पड़ता है। लेकिन सहायक और उपचारक वर्गों के पास युद्ध शक्ति नहीं है। वे राक्षसों से कैसे लड़ सकते हैं? या शायद उन्हें राक्षसों से लड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस रास्ता पूरा करना है। सपोर्ट और कंट्रोल क्लास के लोग कंट्रोल स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यह खतरनाक है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लिन मोयू को लगा कि उसका अनुमान शायद सही था। चलिए इसे आजमाते हैं। 6 कंकाल जादूगरों की टीमें रास्तों पर धावा बोल बैठी। वह अकेला था, लेकिन उसके पास मरे हुओं की सेना थी। वह एक साथ सभी 6 रास्तों पर चल सकता था। बिजली से प्रभावित राक्षसों में बिजली से होने वाले और शारीरिक हमलों दोनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता थी। यहाँ कंकाल योद्धा पूरी तरह से बेकार थे। तीरंदाज थोड़े बहुत उपयोगी साबित हुए। केवल जादूगर ही वास्तव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते थे। 6 रास्तों पर मौजूद राक्षसों को एक साथ साफ किया गया, जो लगातार घाटी के निकास की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि रास्तों पर मौजूद राक्षसों को साफ करना शायद जरूरी नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता था। उसके पीछे बिजली की गरजती हुई आवाज लगातार गूंज रही थी। सामान्य पेशेवर टीमें कभी पीछे हटने की हिम्मत नहीं करती, वे केवल आगे बढ़ती रहती हैं, अन्यथा वे बिजली की चपेट में आकर नष्ट हो जाती। घाटी के रास्ते थोड़े लंबे थे, लेकिन लिन मोयू लगातार गति से आगे बढ़ती रही। जिस क्षण वह घाटी से बाहर निकला, घाटी एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ ढह गई। पूरी घाटी बिजली के सागर में बदल गई थी, जो लगातार गरज रही थी।
न केवल घाटी बल्कि पूरी कालकोठरी भी कांप रही थी। इसने काम किया। लिन मोयू की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। कालकोठरी का नवीनीकरण आखिरकार शुरू हो गया था। बाहर मुख्य हॉल में शाही परिवार के बुजुर्गों का एक समूह अभी भी अपनी युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के तरीके पर चर्चा कर रहा था। अचानक कालकोठरी से बिजली कड़की और मुख्य हॉल रोशन हो गया। कुछ बिजली की कड़क लोगों पर भी गिरी, जिससे जोर से कड़कने की आवाज आई। डोन फेंग याओ ने खुशी से कहा, यह अपग्रेड हो गया है, सचमुच अपग्रेड हो गया है। लाइटनिंग एलिमेंटल डंजन के अपग्रेड का मतलब लाइटनिंग एलिमेंटल क्रिस्टल प्राप्त करना भी था। शाही परिवार को कई तरह की जानकारियां थीं, जिनमें मौलिक क्रिस्टलों का अस्तित्व भी शामिल था। यही वजह थी कि उन्होंने इस कालकोठरी को उन्नत बनाने के लिए इतनी मेहनत की। कालकोठरी के उन्नयन की आभा दूर दूर तक फैल गई, लगभग शाही महल के आधे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई लोग सतर्क हो गए। कुछ ही सेकंड बाद डोन फेंग यी मुख्य हॉल के सामने प्रकट हुई। राजपरिवार के इतने सारे सदस्यों को यहां एकत्रित देखकर वह कुछ हद तक अचंभित रह गया। क्या हुआ? वहां मौजूद लोगों में से कई डोन फेंग यी के वरिष्ठ थे। यद्यपि उनकी हैसियत और ताकत उनके जितनी ऊंची नहीं थी, फिर भी वे उनसे बराबरी के स्तर पर बातचीत कर सकते थे। पिताजी, बात कुछ इस तरह है। डोन फेंग याओ ने तुरंत घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। उसने डोन फेंग शुन के साथ हुई पिछली घटना का भी जिक्र किया। डोन फेंग यी ने डोन फेंग शुन की पिटाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इस बेवकूफ को यही मिलना चाहिए था, वह खुशकिस्मत था कि मरा नहीं। डोन फेंग यी ने कहा, तो लिन शेंजियान इस समय कालकोठरी में है, तुम अंदर नहीं गए, है ना? डोन फेंग याओ ने कहा, नहीं, हम अंदर नहीं गए। डोन फेंग यी ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम अंदर नहीं गए। तुमने जो वादा किया है, उसे निभाना ही होगा। आखिरकार अभी कई दिन बाकी हैं, कालकोठरी भाग नहीं जाएगी। आप भविष्य में जितनी बार चाहें इसे साफ कर सकते हैं। फिलहाल लिन शेंजियान को इसे अपने मनचाहे तरीके से निपटाने दीजिए। डोन फेंग याओ का भी यही विचार था। इसी समय डोन फेंग यी के चाचाओं ने उसे एक तरफ बुलाया और अपनी युवा पीढ़ी को सैन्य प्रशिक्षण देने के बारे में चर्चा शुरू कर दी। हालांकि शाही परिवार के पास अपने वंशजों को पोषित करने के अपने तरीके थे, लेकिन वह केवल स्तर बढ़ाने के लिए थे। ये सैन्य सेवा में शामिल होने और वास्तविक लड़ाइयों का अनुभव करने जैसा नहीं था। उपस्थित लोगों में से आधे से अधिक लोग सेना में रह चुके थे। यहां तक कि स्वयं डोन फेंग यी भी सेना में रह चुका था और कई लड़ाइयों में भाग लेकर राक्षसों का वध कर चुका था। डोन फेंग यी ने उनके इस विचार का पूरी तरह से समर्थन किया। यह मामला सुलझ गया और डोन फेंग याओ अपने शाही भाई बहनों के लिए चुपचाप शोक मनाने लगी। उनके अच्छे दिन खत्म हो चुके थे। एक बार सेना में भर्ती हो जाने के बाद उनके जीवित लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं, तो डोन फेंग शुन को दोष दीजिए। आप सब इस मुसीबत में उसी की वजह से फंसे हैं। कालकोठरी का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो गया था और वहां फिर से शांति छा गई। घाटी के ढहने के बाद उत्पन्न हुई बिजली का सागर और भी भयंकर हो गया, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। लिन मोयू ने बिजली के सागर को देखा और उसके भीतर उसे एक मोती दिखाई दिया। बिजली की चमक से जगमगाते समुद्र में मोती ऊपर नीचे तैर रहा था, और अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। लेकिन अगर किसी ने इसे देख भी लिया होता, तो किसी अन्य पेशे में 90% संभावना थी कि वे इसे वापस प्राप्त नहीं कर पाते। इतनी तीव्र बिजली गिरने की स्थिति में अत्यधिक सुरक्षा क्षमता वाला योद्धा भी 5 सेकंड तक टिक नहीं पाएगा। लिन मोयू ने अपना कंकाल कवच पहना और शांत भाव से बिजली के सागर में प्रवेश कर गया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 359। अध्याय 359। अध्याय 359। नया कौशल, बिजली के पंख। घने बादलों के सागर में अनगिनत बिजली की चमक लिन मोयू पर गिरी। लिन मोयू के शरीर पर मौजूद कंकालनुमा कवच बिजली की रोशनी से जगमगा उठा और उसका पूरा शरीर नीली रोशनी से चमक उठा। बिजली के हमले कमजोर नहीं थे, खासकर कालकोठरी को नरक स्तर तक अपग्रेड किए जाने के बाद। कंकालनुमा कवच की प्रतिक्रिया के माध्यम से लिन मोयू बिजली के हमलों की ताकत का अंदाजा लगा सकती थी। अब उन्हें प्रत्येक पेशे की स्पष्ट समझ हो गई थी। एक लेवल 50 का योद्धा, जिसकी रक्षा क्षमता अत्यधिक हो और कम से कम 2 उपचारक हो, संभवतः बिजली के समुद्र से मोती को पुनः प्राप्त कर सकता है।
लिन मोयू बिजली के सागर के केंद्र तक गई और मोती को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मोती को पकड़ते ही बिजली का सागर पल भर में अराजकता में डूब गया। असंख्य बिजली की चमक चारों दिशाओं से उमड़ती हुई मोती में समा गई। पलक झपकते ही बिजली का सागर गायब हो गया और मोती से नीली रोशनी निकलने लगी। मोती के अंदर बिजली चमक रही थी, जो बाहर से देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिजली रत्न, विद्युत तत्वों से होने वाले 50% नुकसान से स्थायी रूप से प्रतिरक्षित विद्युत कौशल प्राप्त करने का अवसर। लिन मोयू ने गहरी सांस ली और बिजली रत्न को सक्रिय किया। उसका पूरा शरीर एक बार फिर बिजली के आदमी में बदल गया। चारों ओर भारी मात्रा में बिजली गिर रही थी, जिससे जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे बन रहे थे। उन्हें बिजली से संबंधित कौशल हासिल करने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बिजली के तत्वों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता में 50% की वृद्धि पहले से ही काफी अच्छी थी। 1 मिनट बाद लिन मोयू के चारों ओर की बिजली की रोशनी कमजोर होने के कोई संकेत नहीं दिखा रही थी, बल्कि और भी तेज हो गई। फिर सारी बिजली लिन मोयू के पीछे एकत्रित हो गई और उसने विशाल पंखों की एक जोड़ी का रूप ले लिया। अर्जित कौशल, बिजली के पंख। विंग्स ऑफ लाइटनिंग 1 मिनट के लिए उड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कूलडाउन समय 10 मिनट। बिजली गायब हो गई और लिन मोयू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें वास्तव में किसी नए कौशल में महारत हासिल करने की उम्मीद नहीं थी। विंग्स ऑफ लाइटनिंग, ये सुनने में काफी अच्छा लगा। हालांकि यह केवल 1 मिनट तक ही उड़ सकता था, फिर भी यह उड़ान ही थी। मुझे आश्चर्य है कि यह कितना तेज है। एक विचार के साथ ही उसने उस कौशल को सक्रिय कर दिया। बिजली के कड़कने की आवाज के साथ लिन मोयू के पीछे 5 मीटर से भी अधिक चौड़े पंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ। पंखों की कोई भी हरकत दिखाई दिए बिना लिन मोयू तेजी से आगे बढ़ गई, सिकुड़ती हुई जमीन और ढह चुकी घाटी के निशानों को देखते हुए। पलक झपकते ही उसने 1000 मीटर की दूरी तय कर ली, मानो टेलीपोर्टेशन हो गया हो। तेज, बहुत तेज। 1000 मीटर की दूरी 1 सेकंड से भी कम समय में तय करना। इस गति से लिन मोयू को लगा कि वह अपनी इच्छा से हमला कर सकता है या पीछे हट सकता है। उसके लिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 1 मिनट का समय ही काफी था। एक और सफल फसल। लिन मोयू हर्ष से भरकर बिजली के पंखों के साथ तेजी से हवा में उड़ने लगी और तेज गति से उड़ान भरने के रोमांच का आनंद लेने लगी। कालकोठरी में गरजते बादल कड़क रहे थे और बिजली कड़क रही थी, और लिन मोयू गरजते बादलों के बीच इधर उधर भाग रही थी। उसके पीछे बिजली के पंख विद्युत धाराओं से जगमगा रहे थे। इस समय लिन मोयू एक गर्जन देवता की तरह दुनिया में उतर रही थी, जिससे लोगों के दिल कांप रहे थे। 1 मिनट बाद वह कौशल गायब हो गया और लिन मोयू आकाश से नीचे उतर आए। विंग्स ऑफ लाइटनिंग भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। किसी कारणवश समग्र संवर्धन प्रतिभा का विंग्स ऑफ लाइटनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह अब भी केवल 1 मिनट तक ही उड़ सकता था। पिछले अनुभवों से पता चलता है कि समग्र प्रतिभा संवर्धन का प्रभाव कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश कौशलों पर पड़ा। उदाहरण के लिए आदिम रून द्वारा निर्मित स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल और लाइट जेम द्वारा प्राप्त ब्लेसिंग ऑफ लाइट में संबंधित संवर्धन नहीं थे। यदि यह कहा जाता कि इस कौशल को बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि यह रत्न द्वारा लाया गया था, लेकिन विश्व रत्न ने एक संवर्धन अवश्य उत्पन्न किया। बहुत अजीब। लिन मोयू को इसका कारण समझ नहीं आया। अंततः उसके पास इसे ऐसे ही छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके सामने एक दलदल था, थंडर स्वैम्प। उसके सामने दलदल विभिन्न आकारों के तालाबों की तरह घनी रूप से फैला हुआ था। दलदल ने एक घुमावदार रास्ता बना दिया था। दलदल में बिजली कड़क रही थी, जिससे कीचड़ उछल रहा था। चाहे रास्ते पर हो या दलदल में, वहां कई राक्षस थे। थंडर लिजार्ड नरक स्तर का कुलीन राक्षस। स्तर 47। शक्ति 40,000। फुर्ती 20,000। मानसिक 40,000। संविधान 50,000। कौशल बिजली का हमला। विशेषता विद्युत तत्वों से होने वाले नुकसान को 50% तक कम करता है, भौतिक नुकसान को 50% तक कम करता है, गति बढ़ाता है। वे अब विशुद्ध रूप से विद्युत तत्व वाले राक्षस नहीं रहे थे, और न ही वे अब भौतिक क्षति से पूरी तरह प्रतिरक्षित थे। लिन मोयू के लिए कंकालनुमा बरसेरकर्स और कंकालनुमा तीरंदाज अब प्रभावी साबित हो सकते हैं। जहां तक राक्षसों की विशेषताओं की बात है, वे लिन मोयू के लिए बहुत शक्तिशाली नहीं थे।
मरे हुओं की सेना थंडर स्वैम्प में घुस गई और रास्ते में आने वाले राक्षसों से लड़ते हुए उन्मादी योद्धा आगे बढ़े। जादूगरों और तीरंदाजों ने दलदल में मौजूद राक्षसों का सामना किया। दलदल लगभग 10 किलोमीटर गहरा था। जब वह पहले हवा में था तो वह इसके ऊपर से उड़ सकता था। लेकिन लिन मोयू ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से वह कुछ महत्वपूर्ण चीज खो देता। पिछले अनुभवों से उसे पता चला था कि लाइटनिंग जेम के अलावा इस विद्युत तत्व वाले कालकोठरी में एक चाबी और एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो थंडर गॉड को जगा सके। जहां तक विद्युत तत्व के क्रिस्टल टुकड़ों की बात है, उन्हें अंतिम बॉस को मारकर प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए उन्हें जानबूझकर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लिन मोयू इस बारे में स्पष्ट थी, विशेष रूप से थंडर गॉड को जगाने वाली कुंजी और वस्तु के बारे में, जिसे केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता था। उन्हें इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि वे पहली कोशिश में ही ये दोनों चीजें हासिल कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने यह अनुरोध किया कि जब तक उनका काम पूरा न हो जाए, तब तक कोई और अंदर न आ सके। जैसे जैसे लिन मोयू दलदल में बने रास्ते पर आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वह आसपास भी खोजबीन करता रहा। कोई भी विवरण छूटा नहीं है। जल्द ही मरे हुओं की सेना दलदल के केंद्र तक पहुंच गई। वहां एक विशाल दलदल था, जो अन्य सभी छोटे दलदलों से कहीं अधिक बड़ा था। गरजते हुए दलदल के केंद्र में गरजते हुए बादल जमा हो गए और बिजली लगातार एक निश्चित बिंदु पर गिर रही थी। बिजली की चमक के बीच लिन मोयू ने एक पौधा देखा। गहन निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि पौधे पर बिजली नहीं गिर रही थी, लेकिन पौधा स्वयं बिजली छोड़ रहा था, जिससे गरज वाले बादल बन रहे थे। जैसे ही उसने इसे देखा, लिन मोयू को अग्नि देवता मंदिर के तहखाने में स्थित अग्नि देवता फूल की याद आ गई। यह पाया, एक विचार के साथ ही पूरी तरह से ठंडी हो चुकी बिजली की पंखुड़ियां तुरंत फैल गईं। उसके पीछे बिजली से चमकते पंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ, जो लिन मोयू को पौधे की ओर ले जा रहा था। पलक झपकते ही लिन मोयू पौधे के ऊपर थी और उसे पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। आकाश में भयानक बिजली कड़की और बिजली से एक विशाल हाथ निकला, जो लिन मोयू पर जोरदार प्रहार किया। लिन मोयू को इसका पहले से ही अनुमान था, क्योंकि किसी राक्षस द्वारा पौधे की रक्षा करना सामान्य बात थी। बिजली से लिपटा हुआ विशाल हाथ तेजी से नीचे गिरा और बिजली के पंख थोड़ा कांप गए और उससे बचने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। फिर उसने हवा में ही तेजी से अपनी स्थिति बदली, उस विशाल हाथ को पार किया और पौधे को पकड़ लिया। उसके हाथ में मौजूद पौधे से भयानक बिजली कड़कने लगी। कंकालनुमा कवच तेजी से चमक रहा था और कवच के आर पार भी लिन मोयू बिजली की शक्ति को महसूस कर सकती थी। यहां तक कि एक शूरवीर भी मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। लेकिन दूसरी टीमें ऐसा करने के बारे में नहीं सोचेंगी, वे निश्चित रूप से पहले रक्षक राक्षस को मार डालेंगी और फिर पौधे को ले जाएंगी। जैसे ही लिन मोयू ने पौधे को उखाड़ा, गरजते हुए दलदल में विस्फोट हो गया। लिन मोयू ने पौधे को पकड़ लिया और तेजी से आकाश की ओर उड़ गई। गरजते हुए दलदल से अनगिनत बिजली की चमक और कीचड़ उमड़ते हुए आकाश की ओर तेजी से बढ़ने लगे। कीचड़ से एक विशाल हाथ निकला और लिन मोयू को पकड़ लिया। वह विशालकाय हाथ बिजली से लिपटा हुआ था और तेजी से हिल रहा था। बिजली के पंख कांप उठे और लिन मोयू ने फिर से गति बढ़ा दी। विशालकाय हाथ 2 बार चूक गया और लिन मोयू को पकड़ने में असफल रहा। तभी एक विशालकाय जानवर बाहर निकला। वह राक्षस दिखने में गोरिल्ला जैसा था, 10 मीटर से भी अधिक लंबा और विशालकाय। इसके अंग बहुत लंबे थे और हमला करते समय ये इसके शरीर से भी अधिक लंबे हो सकते थे। 2 हमलों से बचने के बाद लिन मोयू हवा में ही रुक गई। उसके हाथ में मौजूद पौधे पर चमकती बिजली तेजी से क्षीण हो गई और पलक झपकते ही बिजली पूरी तरह से गायब हो गई और एक साधारण दिखने वाले पौधे में बदल गई। विद्युत घास, इसका उपयोग गर्जन देवता को जागृत करने के लिए किया जा सकता है। बुरा नहीं है, बस अब चाबी चाहिए। लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, इलेक्ट्रिक ग्रास को अपनी जेब में रखा और गरजते दलदल से बाहर कूदे राक्षस को देखा। पता लगाने की क्षमता हवा के झोंके की तरह तेजी से फैल गई। बिजली का बंदर नरक स्तर का बॉस। स्तर 48, शक्ति 60,000, फुर्ती 40,000, मानसिक 10,000, संविधान 60,000, कौशल बिजली के पंख, गरजता हुआ विशालकाय हाथ। विशेषताएं, विद्युत तत्वों से होने वाले नुकसान को 50% तक कम करता है।
शारीरिक नुकसान को 50% तक कम करता है, गति बढ़ाता है, जीवन शक्ति बढ़ाता है। इसमें बिजली के पंख भी हैं। लिन मोयू थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लाइटनिंग ऐप के कुल गुण केवल 170,000 थे। प्रत्येक विशेषता कंकालधारी बरसेरकर्स की तुलना में कहीं अधिक निम्न स्तर की थी। लेकिन लिन मोयू जानती थी कि अगर कोई कंकालनुमा योद्धा इससे द्वंद्वयुद्ध करे तो वह हार जाएगा। नरक स्तर के बॉस के रूप में इसकी जीवन शक्ति बहुत अधिक थी। यद्यपि इसकी आक्रमण और रक्षात्मक क्षमता कंकालनुमा बरसेरकर्स से कमतर थी, फिर भी इसकी प्रबल जीवन शक्ति ने इसे अधिक समय तक टिके रहने में सक्षम बनाया। बिजली के बंदर ने लिन मोयू को घूर कर देखा और गुस्से से दहाड़ मारी। अपनी क्रोधित दहाड़ के साथ बिजली के बंदर के पीछे पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। अगले ही पल यह आकाश में उड़ गया और पलक झपकते ही लिन मोयू के बगल में प्रकट हो गया। साथ ही बिजली से लिपटा एक विशाल हाथ नीचे की ओर तेजी से गिरा। बिजली के पंख हल्के से कान पे, और लिन मोयू ने तुरंत वार से खुद को बचा लिया। हालांकि कंकालनुमा कवच उसे नुकसान से बचा सकता था, लेकिन लिन मोयू वार सहना नहीं चाहता था। अब पहले की तरह निष्क्रिय नहीं रहा, मार खाने का आदी हो गया है। अब लिन मोयू की युद्ध शैली बहुत ही सक्रिय और लचीली हो गई थी। बचने की कोशिश करते हुए कंकालों ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। जादूगरों के मौलिक विस्फोट और तीरंदाजों के तीर सभी लाइटनिंग ऐप पर आकर गिरे। लिन मोयू ने उंगली उठाई, कौशल, बुढ़ापे का अभिशाप। उसी समय उसकी हथेली में ज्वालाएं नाचने लगी, कौशल, आत्मा ज्वाला। बिजली का बंदर चीखा और आकाश से नीचे गिर गया। पूरी तरह से सक्रिय हुई सोल फ्लेम ने उसे असहनीय पीड़ा पहुंचाई। जमीन पर मौजूद कंकालनुमा उन्मादी पहले से ही तैयार थे और उसके उतरने से पहले ही उछल पड़े। उनके हाथों में मौजूद विशाल कुल्हाड़ियां लाल रंग से चमक रही थी और नीचे की ओर वार कर रही थी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। अध्याय 360 रेशियो 360। अध्याय 360 ईश्वर का पतन, सहानुभूतिपूर्ण एकांत। पुस्तक अध्याय 360 ईश्वर का पतन, सहानुभूतिपूर्ण एकांत। योद्धाओं, जादूगरों और तीरंदाजों ने निर्बाध रूप से सहयोग किया। लिन मोयू के निरंतर हमलों ने बिजली के बंदर को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। एक बार जब मरे हुए सैनिकों की सेना ने हमला किया, तो उसे रोकना असंभव हो गया। तीनों टुकड़ियों ने निर्बाध रूप से सहयोग किया। कंकालनुमा योद्धाओं ने जोरदार हमले और घेराबंदी की जिम्मेदारी संभाली। जादूगरों और तीरंदाजों ने पीछे से स्थिर हमले किए। उनके निर्बाध सहयोग से उनकी युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लिन मोयू ने संतुष्टि से देखा। हालांकि ये केवल एक दुश्मन के खिलाफ था। यदि उनका सामना दुश्मनों के समूह से होता तो तीनों टुकड़ियों की पूरी क्षमता उजागर हो जाती। समूह में मौजूद दुश्मनों के लिए उसका शव विस्फोट ही अंतिम हथियार था। बिजली का बंदर जमीन पर उतरने के बाद फिर कभी नहीं भागा। निरंतर हमलों ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया। बिजली का बंदर दलदल में लौटना चाहता था, लेकिन कंकालनुमा योद्धाओं ने पूरी ताकत से उसके पैरों को जकड़ लिया, जिससे वह भाग नहीं सका। अनिच्छा से चीखते हुए बिजली का बंदर जमीन पर गिर पड़ा। बिजली वाले बंदर को मारा। अनुभव जोड़ 2,820,000। बिजली क्रिस्टल का टुकड़ा प्राप्त हुआ। बिजली क्रिस्टल का टुकड़ा 5 टुकड़ों को मिलाकर एक पूर्ण बिजली क्रिस्टल बनाया जा सकता है। लिन मोयू जानता था कि उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ 45वें स्तर के नरक स्तरीय कालकोठरी को चुनौती देना कोई मुश्किल काम नहीं था। सीमा कालकोठरी की कठिनाई नहीं, बल्कि उसका स्तर था। स्तर की पाबंदी न होती तो वह सीधे 50वें या 60वें स्तर की कालकोठरियों को भी चुन सकता था। कालकोठरी का स्तर जितना ऊंचा होता, उतना ही अधिक अनुभव प्राप्त होता, और स्वाभाविक रूप से उतना ही बेहतर उपकरण मिलते। लिन मोयू को कालकोठरी में मिलने वाले उपकरणों की परवाह नहीं थी। उसे अनुभव की परवाह थी। अब वह अपना स्तर बढ़ाना चाहता था, क्योंकि स्तर बढ़ाने से उसे अपार लाभ मिलते थे। प्रत्येक स्तर बढ़ने से मरे हुए सैनिकों की सेना की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती थी, जो किसी भी उपकरण से अधिक प्रभावी होती थी। थंडर स्वैम्प पार करने के बाद रास्ता एकदम समतल हो गया। न तो कोई राक्षस थे और न ही बिजली चमक रही थी, और सब कुछ एकदम शांत हो गया। इससे लिन मोयू को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे कालकोठरी में प्रवेश कर गया हो। 10 किलोमीटर से अधिक चलने के बाद उसकी आंखों के सामने बिजली की एक तेज चमक दिखाई दी।
एक पतली सी बिजली की किरण आकाश और धरती को जोड़ रही थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और जमीन पर 100 मीटर लंबी एक विशाल तलवार थी। विशाल तलवार बिजली की रोशनी से लिपटी हुई थी, जिसकी नोक आकाश की ओर थी और वह बिजली से जुड़ी हुई थी। इसे देखते ही लिन मोयू के पूरे शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई। तलवार की नोक से एक बिजली निकली और लिन मोयू को जा लगी। कंकाल कवच तुरंत तेज रोशनी से फट गया और जोरदार आवाजें निकलने लगी। कंकाल कवच, जो दूसरे जॉब चेंज के बाद से कभी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, इस समय क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा था। लिन मोयू थोड़ा हैरान था, इसलिए नहीं कि बिजली की आक्रमण शक्ति बहुत अधिक थी, बल्कि इसलिए कि आक्रमण की आवृत्ति बहुत तेज थी। एक सेकंड में शायद हजारों आक्रमण हुए थे। टकराव की आवाज से ही उसके कान बजने लगे। उसने तुरंत अपने कवच की एक और परत चढ़ा ली। बिजली लगातार गिरती रही और कुछ ही सेकंड में कवच पर फिर से क्षति के निशान दिखने लगे। लिन मोयू सोच में डूबा रहा। उसकी नजरें विशाल तलवार पर टिकी थीं और वह आगे बढ़ते हुए लगातार कवच को ठीक करता रहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, लिन मोयू ने अपनी दिशा बदलने की कोशिश की और बिजली भी उसी के अनुसार बदल गई। बिजली ने लिन मोयू को मजबूती से जकड़ लिया। लिन मोयू चाहे कितनी भी तेजी से भागे, वह बिजली से बच नहीं सकता था। वह केवल उसे सहन कर सकता था, उससे बच नहीं सकता था। वह हर कुछ सेकंड में कवच को ठीक करता रहा। चूंकि उसकी मानसिक शक्ति असीमित थी, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये गति वाकई बहुत तेज है। सौभाग्य से हमले की शक्ति बहुत अधिक नहीं है, अन्यथा ये काफी परेशानी वाली बात होती। लिन मोयू ने अपनी गति तेज कर दी और विशाल तलवार के और करीब पहुंच गया। लिन मोयू की इस तेज गति ने मानो विशाल तलवार को उकसा दिया। वह जोर से कांप उठी और बिजली की तीव्रता अचानक बढ़ गई। लिन मोयू के शरीर पर पड़ने वाली बिजली की तीव्रता तुरंत बहुत बढ़ गई। टक्कर की आवाजें और तेज हो गईं। कवच के क्षतिग्रस्त होने की दर भी बढ़ गई। ये और भी शक्तिशाली हो गया है। पहले वह हर 5 सेकंड में कवच को पुनः भरता था, लेकिन अब यह हर 3 सेकंड में हो रहा था। लिन मोयू के लिए यह अंतर कोई खास नहीं था। जो हमला कवच को तोड़ भी नहीं सकता था, उसका कोई फायदा नहीं था। लिन मोयू लगातार आगे बढ़ता रहा। अनजाने में ही वह विशाल तलवार तक पहुंच गया। उसे बस हाथ बढ़ाकर तलवार को छूना था। विशाल तलवार घनी बिजली से घिरी हुई थी और उस पर बिजली झरने की तरह बह रही थी। जमीन पर, जो चाकू और कुल्हाड़ी से कटी हुई लग रही थी, केवल विशाल तलवार अकेली खड़ी थी। लिन मोयू ने तलवार को देखा और उसे अकेलेपन का एहसास हुआ। तुम बहुत अकेले हो, लिन मोयू ने धीरे से कहा। उसकी सफेद हथेली झरने जैसी बिजली की धारा से गुजरी और तलवार को छू गई। उसी क्षण सारी बिजली गायब हो गई। लिन मोयू पर बिजली का हमला बंद हो गया और जमीन शांत हो गई। इस समय केवल लिन मोयू की सांसें सुनाई दे रही थीं। कुछ सेकंड बाद आकाश में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। लिन मोयू ने एक विशालकाय आकृति देखी, बिजली से बनी एक दैत्य। दैत्य ने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और एक के बाद एक भयानक हमले कर रहा था। उसके हमलों से विशालकाय जानवर राख हो गए। लिन मोयू हमलों की भयावहता को महसूस कर सकता था, कम से कम ईश्वरीय स्तर पर। यह गर्जन का देवता है और जंगली जानवर। लिन मोयू ने स्पष्ट रूप से देखा और दैत्य की पहचान का अनुमान लगाया। यह विशाल तलवार में दर्ज इतिहास था। गर्जन के देवता ने जंगली जानवरों से युद्ध किया था। ऐसा लगता है कि उसने कई जंगली जानवरों को मार डाला था। इस दृष्टिकोण से वह बाई यीयुआन और यान कुआंगशिंग से अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। लेकिन क्या यह सचमुच ऐसा था? लिन मोयू को ऐसा नहीं लगा। यान कुआंगशिंग ने शायद इस विधि में महारत हासिल नहीं की थी, वरना वह भी जंगली जानवरों को मार सकता था। बिजली से बने दृश्य में एक भयानक विशालकाय जानवर प्रकट हुआ। जंगली जानवरों का राजा। लिन मोयू ने उसे देखते ही पहचान लिया। जंगली जानवरों के राजा ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। बाय यीयुआन और यान कुआंगशिंग उसे देखते ही भाग गए और उसने एक ही वार में मिंग अनविन को घायल कर दिया। जंगली जानवरों के राजा की शक्ति स्पष्ट थी। जंगली जानवरों के राजा ने गर्जन देवता पर झपट्टा मारा और दृश्य पल भर में बिखर गया। लिन मोयू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। गर्जन देवता मर चुके थे। जंगली जानवरों के राजा के हाथों मारे गए। शक्तिशाली देवता जंगली जानवरों के राजा के हाथों मारे गए।
तलवार से उदासी का भाव उत्पन्न हुआ। गर्जन देवता की वह तलवार मानो उससे कुछ कहना चाहती थी। लिन मोयू ने धीरे से कहा, तुम बहुत अकेले हो, मैं समझता हूं। शायद भविष्य में मैं तुम्हारे गुरु को बुलाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, विशाल तलवार तेजी से सिकुड़ गई। पल भर में वह हथेली के आकार की रह गई और चुपचाप लिन मोयू के हाथ में आ गिरी। गरज के देवता की तलवार, गरज के देवता की तलवार, गरज के देवता के महल का द्वार खोलने की कुंजी। अंततः उसे चाबी मिल गई। लिन मोयू ने धीरे से थंडर गॉड की तलवार पकड़ी और कहा, चिंता मत करो, मैं अपना वचन निभाऊंगा। वह थंडर गॉड की तलवार की भावना को महसूस कर सकता था। उदासी के साथ अकेलेपन का एहसास। अपनी दादी के देहांत और बहन के शिया जिंग अकादमी जाने के बाद के वर्ष में उसने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। जितना अधिक वह अकेला होता गया, उतना ही कम वह बात करना चाहता था। जितना कम वह बात करना चाहता था, उतना ही अधिक वह अकेला हो जाता था। यह एक मृत्यु चक्र में फंसने जैसा था। इसलिए लिन मोयू ने गहरी सहानुभूति दिखाई। गर्जना। एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी और हवा में बिजली का विस्फोट हुआ। 30 मीटर से भी अधिक लंबा एक विशाल चील आकाश से नीचे उतरा। वह बिजली से घिरा हुआ था और एक असाधारण आभा बिखेर रहा था। थंडर ईगल नरक स्तर का बॉस। स्तर 48। शक्ति 60,000। फुर्ती 60,000। मानसिक 20,000। संविधान 70,000। कौशल थंडर स्ट्राइक, डिस्ट्रक्शन थंडर सी। विशेषताएं, विद्युत तत्वों से होने वाले नुकसान को 50% तक कम करता है। शारीरिक नुकसान को 50% तक कम करता है। गति बढ़ाता है, जीवन शक्ति बढ़ाता है। लिन मोयू ने थंडर गॉड की तलवार को एक तरफ रख दिया और अकेलेपन का एहसास गायब हो गया। अब उसके पास दोस्त, शिक्षक और एक बहन थी। अकेलेपन का एहसास बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। वह मृत्यु के चक्र से बाहर निकल चुका था। हल्की सी मुस्कान के साथ मरे हुए लोगों की सेना जमीन पर प्रकट हुई। कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों ने एक गठन बनाया और थंडर ईगल पर निशाना साधा। थंडर ईगल ने एक साथ हमला किया। उसने अपने मुंह से एक बिजली का गोला थूका जो जमीन पर फट गया, जिससे 1000 मीटर का दायरा बिजली के सागर में बदल गया। मरे हुए लोगों की सेना बिजली के सागर में खड़ी थी, सभी पर बिजली गिर रही थी। हमले की शक्ति कमजोर नहीं थी, लेकिन मरे हुए लोगों की सेना को नष्ट करने के लिए काफी नहीं थी। लिन मोयू की मरे हुए लोगों की सेना को इस तरह के लगातार नुकसान का कभी डर नहीं था। अब उन्हें इसकी और भी कम परवाह थी। लिच जनरल के सहज उपचार से नुकसान तुरंत ठीक हो गया। कंकाल जादूगरों ने सामूहिक रूप से हमला किया और घने तत्व थंडर ईगल पर फट पड़े। तीरंदाजों ने अपने धनुष झुकाए और तीर चलाए, जो हवा को चीरते हुए अगले ही पल थंडर ईगल के शरीर में जा लगे। दोनों हमले लॉक करने वाले थे। एक बार लॉक हो जाने पर उनसे बचना नामुमकिन था। थंडर ईगल लगातार चीखता रहा। उसके पंख जोर से कांप रहे थे और बिजली कड़क रही थी। आसमान से हजारों बिजली के बोल्ट गिरे और मरे हुए सैनिकों की सेना पर जोरदार प्रहार किया। जमीन फट गई और पत्थर उड़ने लगे। शक्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी कंकालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दूसरे जॉब चेंज के बाद कंकाल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। अब तक लिन मोयू ने कंकालों की युद्ध शक्ति की ऊपरी सीमा का पता नहीं लगाया था। कंकालों के हमले भयंकर थे, एक के बाद एक, अंतहीन। थंडर ईगल आखिरकार इसे सहन नहीं कर सका और चीखते हुए भाग गया। तुम बच नहीं सकते, लिन मोयू ने धीरे से चिल्लाया और बिजली के पंख फैला दिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें।